गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहते हैं वेलकम। और आज का सवाल है कि आपका वीकेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है। कुछ लोगों को मैथ्स पसंद नहीं होती, मैथ्स, ऑलराइट, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोई रह गया, फिजिक्स, उर्दू, कुछ रह गया, इंग्लिश। इन शॉर्ट में पढ़ाई, मुझे पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं है। उम्र भी नहीं जरूरत थी, ऐसे शौक नहीं था, लेकिन मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की। और इंसान जिंदगी भर पढ़ता है सबीन, कंप्लीट कुछ नहीं होता। नहीं, मैं जरा निसाबी उसकी बात, कुतुब की बात कर रही हूँ। अच्छा। तो वो उस लिहाज से मैंने अपनी कंप्लीट किया पढ़ाई, तो कोई ये ना समझे कि मैंने पढ़ा बनी है। कंप्लीशन से क्या मुराद है आपकी? कंप्लीशन जितना मैंने गोल सेट किया था उस लिहाज से, मतलब आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। ओके, आपको यही सेट किया था, बस ग्रेजुएशन करनी है, शादी करनी है, दैट्स इट। हाँ, तो मैंने और यही दो बातें थी। और नौकरी करनी है, आगे बढ़ना है, स्किल सेट करनी है, जो हम स्किल सेट की बात कर रहे होते हैं। बिकॉज डिग्रियां जमा कर लेना सिर्फ, और आपके पास कोई स्किल ना हो जिससे आप अच्छे से अर्न कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि उसकी इतनी यूटिलाइजेशन है उस डिग्री की। अब तो खैर हर बिकॉज मैंने बंदा ये देखा बात है शुएब के, मैंने वाकई चीज़ देखी है कि लोगों का फोकस अभी भी होता है कि 30 साल की उम्र में बस उनको ये होता है कि हमने डिग्रियां जमा करती रहनी है कि हम किसी को बता सकें हमने फलाना किया हुआ है, और मास्टर के बाद मैं डबल मास्टर किया हुआ है। कोई बुराई नहीं है उसमें, ज़रूर करें, अगर आपका शौक़ है आप ज़रूर पढ़ें, बट साथ में अपना स्किल सेट ज़रूर इम्प्रूव करें। बहुत ज़रूरी है कि कोई स्किल आप सीखिए, अपने टैलेंट को आप आगे लेके चलें, और साथ ही साथ ये कि आप फाइनेंशियली स्टेबल हों। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं रोज़ ये सोचता हूँ सबीन कि मैं भी कुछ दोबारा से पढ़ूँ, और जिसमें बहुत से सब्जेक्ट्स आते हैं। आप बहुत सालों से सोच रहे हैं, पर मैं क्यों नहीं कर पा रहा? हमें तकरीबन हमें 3 साल हो गए साथ काम करते हुए तकरीबन, है ना? तो 3 साल आप अनफॉर्चुनेटली यस, तो फॉर्चुनेटली ऑफ कोर्स, फॉर मी फॉर्चुनेटली, ओके, फॉर अस फॉर्चुनेटली। अच्छा बताएं। और 3 सालों में आपको मैंने ये कहते ही सुना है कि आपने आगे पढ़ना है। एक्चुअली होता है कि मैं जब भी समर ब्रेक्स आती है, मैं उसमें सोच रहा होता हूँ कि मैं कोई कोर्स कर लूँ, लैंग्वेज कोर्स, या इस बार मैंने एआई का भी सोचा। बट होता ये है कि जब भी समर ब्रेक आती है, सो मुझे भी ब्रेक लग जाती है, और मेरी ख्वाहिश ये होती है कि मैं समर में निकल जाऊं कहीं ना कहीं। सो दैट्स व्हाई मैं प्लान नहीं कर पाया इस दफा, बल्कि मैंने समर में स्टार्ट में ये सोचा। पर इस दफा मैंने सुना आप फिर से चले जाएंगे, मतलब जा चुके भी हैं, अब जाएंगे भी। समर के स्टार्ट में चला गया था, समर एंड प्रोबब्ली यस, या जहां मुझे थोड़ा सा एक विंडो मिल गई, तो आई ट्राई, बिकॉज़ मुझे लगता है कि डिस्क्लेमर था सबके लिए, जो सुन ले। एनी हाउ, नहीं, मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि जब आप इतना ज्यादा काम कर रहे होते हैं, इतना आप ऑक्यूपाइड होते हैं, तो थोड़ा सा ब्रेक आपको चाहिए होती है। अब ब्रेक बहुत जरूरी होती है यार, मैं उस तरह का बंदा हूँ, मुझे ब्रेक चाहिए होती है। वो मुझे भी चाहिए होती है, हम सब अपनी मेरी वजह से मिल रही है ब्रेक इस दफा भी। हाँ, तो मैं इसीलिए कह रही थी कि जल्दी जल्दी बता दें ब्रेकों से। एनी हाउ, हम जरा आज बात कर रहे थे कि किस तरह से आपने अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना है, ना कि सिर्फ डिग्रियों में लगे रहना है। ज़रूर डिग्री हासिल करें, पढ़ें, लेकिन साथ साथ जो है फाइनेंशियली स्टेबल होने की पूरी कोशिश करें। मर्दों पे जिम्मेदारी कहते हैं जी बहुत होती है, ठीक है, मर्द भी, लेकिन साथ साथ ख़वातीन पे बहुत जिम्मेदारी होती है, और ख़वातीन अपने लिए भी फाइनेंशियली स्टेबल होना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बात कर रहे थे वीकेस्ट सब्जेक्ट, और साथ में अपने वीक कोई सब्जेक्ट है तो उसको इम्प्रूव करें, जिसका आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूटिलाइज करना है। मैथ्स तो लाजमी ठीक करें। हिसाब किताब में बहुत बुरी हूँ, और मैंने बहुत नुकसान किया। हमें इसका बहुत फ़ायदा होता है कि सबीन का ज़रा मैथ्स वीक है, लेकिन जनरली किसी का मैथ्स वीक होना नहीं चाहिए। मुझे पता नहीं होता कि मैं लेन देन में क्या था, कितना था, ये वो, और मुझे पता ही नहीं होता। अक्सर मैं ऊपर से रखो ना इस सब्जेक्ट को, मैं ऊपर से दे जाती हूँ, और बाद में मेरे पे लोग, बाकी मेरे घर वाले, मेरे भाई मेरे पे अक्सर हंस रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता होता। मैं कहती हूँ एक मरतबा, मतलब मैंने अगर उनसे पैसे लिए हुए तो मैंने रिटर्न कर दिए, तो वो थोड़े टाइम बाद कहेंगे तुमने वो दिए थे, नहीं किए पैसे, तुमने मेरे भी देने हैं ना, तुमने मेरे भी देने हैं 2.5 मिलियन। 2.5 मिलियन मेरे पास खुद हुए, तो मैं आपको जरूर दे दूंगी। इतने तो होंगे ना? श्योर, तो दे देना मुझे फिर। मेरा ख्याल है हम ब्रेक की तरफ बढ़ जाते हैं। हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक में सभी को बताऊंगा कि लेकिन शुएब, हम साथ साथ जरा व्हाट्सएप भी आप सब हमें जरूर करें। इन लोगों से पूछो कि नालायक किस में आप? नहीं, आप ये बताएं कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है जिसको आप इंप्रूव करने की कोशिश करें, और कैसे इंप्रूव कर रहे हैं, एट द सेम टाइम किस तरीके से आप अपने स्किल सेट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं। क्या स्किल्स है जो कि आप सीख रहे हैं अपनी पढ़ाई के साथ, डिग्री के साथ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। तो आज का हमारा मौजू भी ये है, और आपने हमें व्हाट्सएप करना है, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके जो मैसेजेस हैं वो आगे चल के हम प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करें। और हम प्रोग्राम में जब आगे बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, ऐसे मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे जो अपने प्रोफेशनल लाइफ में जिस तरीके से आगे बढ़े, अपने स्किल सेट को इम्प्रूव किया, उससे ना सिर्फ अर्न किया बल्कि अपना नाम भी कमाया, मकाम भी बनाया। और डिस्क्लेमर दे दें,
सुना है कि कोई ऐसी कोई चाय दरियाफ्त हुई है जिससे आगे चल के जो हम डिस्कशन इमेजिन हैविंग अ टी जो क्या आपकी शुगर डायबिटीज को खत्म कर दे या मैनेज कर दे। भाई सो आज हम इससे मुतालिक भी बात करेंगे, लेकिन नॉट जस्ट दैट ग्लूको वाइप टी, कुछ और मेहमान भी साथ मौजूद होंगे जिनसे आपकी मुलाकात हमें जरा पहले करवानी है, उनके स्किल सेट पे भी बात करनी है, उनके प्रोफेशन पर भी बात करनी है। लेकिन स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद। आजकल जब भी मैं सोशल मीडिया ओपन करता हूँ, मे भी इंस्टाग्राम और फेसबुक, सुना सबीन की एक पिक्चर सामने आ जाती है। पिछले 4-5 दिन से मेरे साथ तो यही हो रहा है। एक ही है शुएब, दो पोस्ट हैं। तो वो होता है कि जब वो दो उसमें इवेंट जब की दो ही एक पोस्ट पोस्ट में आपने होंगी ना। 4-5 तस्वीरें लगाई होती है ना, एक बार आप एक देखते हैं समहाउ, अगर आपने किसी काम में बिजी होंगे दोबारा जब खोलेंगे तो वो दूसरी वाली पिक्चर सामने आ है जाएगी। ऐसे आ रही होती है जी आई एम हैप्पी कि जी ऐसे मेरी तो हम सब सबीन से कहते हैं, सबीन थैंक यू वेरी मच। आपको याद आया कि आपने शादी की है, आपकी शादी माशाल्लाह हुई और आपने तस्वीरें अपलोड करना शुरू की हैं। मेरी शादी भी पुरानी सो हो गई। ग्लैड। हालांकि इतनी पुरानी भी नहीं, लेकिन 2-3 महीने तो हो 3 गए। महीने गुजर गए और सब मुझे कह रहे थे 3 महीने के बाद क्यों तस्वीरें अपलोड की हैं। तो मैंने कहा पता नहीं, जब आपको अंदर से फील आती है ना कि हाँ आपने अपना अब special- महसूस हुआ कि तुम शादीशुदा कि हो। आपने नहीं कि आपने अपना वो स्पेशल मोमेंट्स, वो मेमोरीज जो हैं वो आपने शेयर करनी है अपने लोगों के साथ, तो वो एक अंदर से एक फील होती है। तो वो शायद मुझे 3 महीने लग गए वो प्रोसेस करने में, और उसके बाद भी मैंने बहुत सारी सूरतें पढ़ के माशाल्लाह, अल्लाह आपको नजर बद से महफूज खुद ही रखे। अपने आप को फूक फूक ये जरूरी है। अपलोड की है। और देखिए अपनी नजर भी लग जाती है ना, आप अपने प्यारों की नजर भी लग जाती है, तो बहुत जरूरी है कि आप एहतियात भी करें। हाँ, तो दूसरा वाला अल्लाह मामला आपको- ज्यादा होता है। कोई मामला भी हो सकता है सबीन, अल्लाह बस आपको नजर से महफूज बट रखे। आई लव पिक्चर्स, मुझे तस्वीरें बड़ी पसंद हैं, वो चाहे लोग अपलोड करते हैं उनकी हो, और वैसे मुझे खुद बहुत शौक है कि अच्छा मेरी बड़ी प्यारी प्यारी सी नेचुरल सी पिक्चर्स हों। सो Natural शौक pictures. बहुत है। बट आजकल जो ट्रेंड है ना, थोड़ा सा मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि वो इतनी ज़्यादा कलर ग्रेडिंग हो जाती है ना, वो इतने ज़्यादा कलर्स होते हैं कि वो लिटरली आपकी शक्ल को पहचानने के लिए 2 मिनट तक अगले बंदे को देखना पड़ता है, अच्छा ये कौन है। तो वो वाली चीज़ मुझे पर्सनली मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी इम्प्रूव होनी चाहिए, या थोड़ी सी हमें नेचुरल उसकी तरफ जाना चाहिए कि ठीक है आप जैसे हैं, आप पहली नज़र में आप लग रहे हो कि आप जो हो अपनी चॉइस की बात है। एग्जैक्टली मैंने कहा कि मेरा पर्सनल एक ओपिनियन है, बट ऑब्वियसली हर एक कुछ लोग चाहते हैं कि कलर ग्रेडिंग हो, कुछ लोग चाहते हैं कि उसमें ऐसे इफेक्ट्स हो कि उन्हें खुद भी जरा टाइम लगे बट समझते अब हुए कि कौन है। इस बात की खुशी ये है कि अब देखिए ऑप्शंस है ना, जिस तरह मेरी ये चॉइस है, किसी दूसरे की दूसरी चॉइस है, जैसा Absolutely. आपने बताया, तो हमारे पास इतने सारी अब चॉइसेस हैं। और फोटोग्राफी की अगर बात की जाए तो उसमें भी कितनी ज़्यादा जिद्दत आई है। एब्सोल्युटली। प्लस ये जो हमने आगाज़ में बात की ना कि शादी आपके ज़िंदगी का एक ऐसा स्टेप होता है जिसको आप मेमोरेबल बनाना भी चाह रहे होते हैं। उस वक्त जहाँ बहुत सारे प्लानिंग करते हुए आप ख्याल रख रहे होते हैं, अच्छा मे इट बी योर ड्रेस, और जहाँ पे अपने इवेंट्स करना है, इसमें आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन कि आपने उन मेमोरीज को कैसे कैद करना है। दैट मीन्स अ फोटोग्राफर वो या उसकी टीम वो सिलेक्ट करते हुए भी आप बहुत सी बातों का ख्याल रख रहे होते हैं, आप देख रहे होते हैं अच्छा उनके कौन से इवेंट्स उन्होंने किए हैं, कैसा उनका काम एंड थिंग्स लाइक दैट। अब ऐसे में हमें चंद रोज़ पहले एक मैसेज भी आया था हमारे एक व्यूवर का, उन्होंने कहा था कि आप किसी फोटोग्राफर को बुलाएं और उनसे पूछें आजकल की जिद्दत से मुताल्लिक, ट्रेंड से मुताल्लिक, काम से मुताल्लिक। तो हमने आपकी ख्वाहिश को भी मलहूज़ खातिर रखा, प्लस जो हमने बात की ना कि इवेंट प्लान करते हुए, चूँकि ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है जिसको आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। सर ऐसी फोटोग्राफर ने हमें ज्वाइन किया, काम बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत शानदार और बहुत जानदार के साथ साथ बहुत मुनफरिद भी है। अच्छा, बहुत मुनफरिद उनका काम है और बहुत ही मुनफरिद उनका नाम है। मुझे नहीं लगता आपने भी इससे पहले नाम ये सुना होगा, या सुना है तो ज़रूर बताएं, बट हमारे लिए बड़ा यूनिक सा नेम था और बहुत खूबसूरत नाम है जी। मादिख मलिक हमारे साथ मौजूद तो है। उनको वेलकम करते हैं। कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम। मैं बिल्कुल क्या ठीक। हमने आपका नाम सही प्रोनाउंस किया? बिल्कुल ठीक मादिख। प्रोनाउंस किया है। हमने ठीक इसलिए प्रोनाउंस किया कि मादिख ने आते ही कहा था, मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ, ये मेरा नाम है, अगर तुमने गलत नाम लिया तो फिर तुम्हें देख लिया जाएगा। ऐसे है, बिल्कुल मादिख, ऐसे ये है। बताएं कि आपके नाम का मतलब क्या है? टॉप नॉच है। टॉप नॉच। आप तो अपनी फील्ड में भी उस तरफ ही माशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह इंशाल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स माशाल्लाह। ग्रेट। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस? Okay, so basically I started photography as a hobby 5 years back, and I'm doing weddings since almost 3 years now. ओके। Yeah. तो कितना एंजॉय करते हैं वेडिंग्स को कैप्चर करना? या होता है ना जब फोटोग्राफी का शौक है तो लोग कहते हैं मे बी नेचर को क्लिक करना, मे बी अपनी तस्वीरें लेना। So it's really important first of all to discover yourself. जब आप खुद को डिस्कवर करते हो
इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस दो हमें इस चीज़ की एजुकेशन नहीं दी जाती. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें मेरे फादर ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प आउट किया था. व्हेन आई वाज इन माय मैट्रिक ग्रेड, उसी टाइम पे मुझे आई वाज प्रिटी श्योर दैट आई एम बॉर्न आर्टिस्ट. Okay. सो एट दैट टाइम, फिर विद टाइम लाइक शुरू में आई यूज्ड टू पेंट. But then it's a whole journey. Okay. जिसमें like I did fashion, I studied different form of arts and ended up being a photographer. क्योंकि इसमें I feel like destiny भी बहुत, अल्लाह आपके नसीब में कोई चीज़ लिखी कोई होती शक है. नहीं. कई दफ़ा कुछ ऐसे फेलियर्स होते हैं जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाते हैं. एग्जैक्टली. आई वॉन्टेड टू बी इन NCA एट दैट टाइम, बट मेरा मेरिट पे एडमिशन नहीं हुआ था. द ओनली थिंग दैट आई हैड एट दैट टाइम इन माई अनदर यूनिवर्सिटी, दैट इज़ फातिमा जिन्ना, मैं प्यारी प्यारी लड़कियों की तस्वीरें लेती रहती थी जस्ट टू टाइम पास. मैं अपनी क्लास में नहीं जाती थी, बट आई यूज टू टेक पिक्चर्स. दैट्स हाउ आई बिकम फोटोग्राफर. तो तमाम शौक था लड़कियां जिनकी आपकी. तस्वीरें आपने ली होंगी वो तो खुश होती मैं वो कह रही होंगी. हूँ आपकी तो प्रैक्टिस वहाँ से शुरू, आपकी Exactly. प्रैक्टिस और लोगों की खुशी. बिल्कुल इसी तरह से है. एंड देन लाइक कोविड एक ऐसा टाइम था कि आई फील लाइक उसमें सब ने अपनी हॉबीज़ पे बहुत ज़्यादा काम किया था. तो मेरे लिए भी सॉर्ट ऑफ, दो इट वाज कोविड, शादियाँ रुकी नहीं थी, एंड आई स्टार्टेड डूइंग वेडिंग फोटोग्राफी. तो इस तरह लाइक फिर विद टाइम देयर इज़ नो कम बैक. एक Okay. इवेंट के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे से तीसरा, एंड देन फिर वर्ड ऑफ माउथ होता है, लोगों को आपका काम पसंद आता है. एंड देन बीइंग अ फीमेल फोटोग्राफर, लोगों का कंफर्ट लेवल बहुत ज़्यादा होता है आपके साथ. सो एंड ऑल्सो आई फील लाइक कि जो फीमेल होती है ना, उनकी तो वो ऑलरेडी एक अल्लाह ताला ने उनको सेंसिटिव बनाया है. शादी का ऐसा मोमेंट होता है कि जहाँ पे खुशियाँ भी हैं, उदासी भी है, माइनर डिटेल्स भी ऐसी होती हैं जो शायद, मैं ये नहीं कह रही कि मेल फोटोग्राफर्स नहीं अच्छे तरीके से समझते हैं, लेकिन फीमेल बीइंग सेंसिटिव, अल्लाह की इमोशनल एंगल जो है वो बहुत अच्छे से वो कैप्चर कर बिल्कुल एग्जैक्टली. एंड समटाइम्स ऐसे होता है कि हम हमारी ऐसी ऐसी छोटी छोटी माइनर चीज़ों पे नज़र होती है. जैसे कभी ऐसे कोई इमोशनल मोमेंट है, लड़की की माँ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, आप उसकी डिटेल शॉट ले लोगे, या माइनर जैसे डिकोर में कोई ऐसी चीज़ है, या जैसे शादी की बिद होती है उस पर नाम लिखा होता है. तो ऐसे मोमेंट, ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम पिक्चर लेते हैं, जो कि ख़ानदान को भी या मेन फैमिली को भी ड्यूरिंग वेडिंग इवेंट वो चीज़ें याद नहीं होती. बट व्हेन यू सी, वो बाद में जब हम उनको डाटा डिलीवर करते हैं और जब उनके रिव्यूज़ वापस आते हैं, तो वो एक ऐसी चीज़ होती है, वो हमें भी बूस्ट करती है फर्दर, और वो ही आपको दूसरे फोटोग्राफर से या ट्रेडिशनल जो स्टाइल है उससे आपको डिफरेंट बनाती है. अच्छा, और वाकई जो हमने एक टाइम देखा था जहाँ पर फीमेल फोटोग्राफर्स हमें नज़र ही नहीं आती थी, और आपको कुछ भी होता था, आपको मेल फोटोग्राफर्स हायर करने होते, स्पेशली अगर घर का इवेंट होता था तो फिर आप फोटोग्राफी को स्किप भी कर देते, तो घर में ही फ़ोन से या घर में ही कोई पहले DSLR होते तो उसी से कैप्चर कर रहे होते थे. बट अब वाकई, क्योंकि मैंने अपना कंफर्ट देखते हुए अपनी शादी में भी ऐसा नहीं कि अच्छा फैमिली की रिस्ट्रिक्शंस थी या कहीं और से, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी कि मैंने मेल फोटोग्राफर नहीं हायर करना, बट मेरा अपना कंफर्ट ये था कि मेरे साथ अगर फीमेल फोटोग्राफर्स होंगी तो मुझे ज़्यादा बेहतर और मैं ज़्यादा बहुत कंफर्टेबल फील करूँगी. और मैंने अपने दोनों इवेंट्स पे यही किया कि मैंने फीमेल फोटोग्राफर्स, मैंने हंटिंग की और मैंने फीमेल फोटोग्राफर्स ही हायर की. सो वाकई हम लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ आसान होगी, स्पेशली अगर आपकी घर की गैदरिंग है तो ऑब्वियसली उसके अंदर तो बहुत ज़रूरत एग्जैक्टली. एंड ऑल्सो लाइक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डे. हम ऑन एयर नहीं थे तो मैंने कैंडिडेट्स पे बात की थी. तो समटाइम कैंडिडेट्स मोमेंट ऐसे हो रहे होते हैं कि अगर लेट्स से ब्राइड का आउटफिट नहीं फिक्स, क्योंकि एक कैंडिडेट मोमेंट है ना, शादी को आप स्क्रिप्टेड नहीं करके ले सकते, आपने उसको उस मोमेंट में भी रखना है. इट्स नॉट लाइक कि आप डिक्टेट करते हुए पूरा इवेंट ही फोटोग्राफी पे शिफ्ट कर दो कि आप पिक्चर करा लो. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कैंडिडेट्स पे मोर फोकस रखो ताकि अगला अपना मोमेंट भी अपनी मेमोरी में भी सेव रखे. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यस, बिल्कुल ऐसी है. एंड देन आप उसको कैप्चर करके फॉर फर्दर जनरेशंस भी सेव करो. जैसे फॉर एग्जांपल आई बिलीव लोग ना आजकल फोटोग्राफर्स में भी ये ट्रेंड है कि आगे जाना है, रादर देन आई फील लाइक कि आपका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए कि आप उनके उस मोमेंट को सेव करो जो कि अगली जनरेशंस तक जाएगा. तो इट्स लाइक कि आपका नाम, आपका काम सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं है, इट्स फॉर द जनरेशंस. तो आपने उस चीज़ पे भी फोकस रखना है. तो इसमें फीमेल, व्हेन इट कम्स टू फीमेल फोटोग्राफर, तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ख्याल रखती हैं कि कपड़े ठीक हों. लेट्स से अगर पेरेंट्स हैं, अब उनका ना ऑपोजिट जेंडर में भी कंफर्ट होता है. जैसे पेरेंट्स हो गए,
कोई मेल फोटोग्राफर होगा ना, तो वो अगर फादर को बुलाएगा कि आके आंटी के साथ, मदर के साथ पिक्चर करा लें, तो माइट भी वो थोड़ा हेजिटेट करें। बट अगर हाँ छोटी छोटी बच्चियाँ लाइक फोटोग्राफर्स आगे जाती हैं, अंकल प्लीज एक करा, तो वो आ जाते हैं। पीछे से आंटी को ऐसे हाथ रख लें, प्लीज एक दूसरे को देख लें। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, आई फील लाइक कि वो अभी हमें एज अपनी बेटियों की तरह कंसिडर कर रहे होते हैं, तो वो एक इटसेल्फ बड़ा पॉजिटिव ऑरा होता है। वेयर जब मेल कोई ऑपोजिट जेंडर होते हैं तो अंकल भी ज़रा हेजिटेट, रिलक्टेंट हो जाते हैं। Yeah. और इससे पहले जो माता खान ने बात की ना कि ज़रूरी नहीं कि बस आगे ही जाना है, बिल्कुल एक आपको ऐसी स्पेस चाहिए जहाँ पे आप कपल क्या शूट कर सकें। क्योंकि नॉर्मली हम ये देखते हैं वो एक ही आवाज़ आ रही थी, प्लीज़ आप सारे आगे से हट जाएं, स्टेज खाली रखें, आप राइट लेफ्ट रहें, आप आगे मत आएँ, प्लीज़ आप इनको हटाएं। मैंने बहुत शादी पे ऐसे देखा है। Yeah. तो उसमें होता है कि शादी का थोड़ा मज़ा ख़राब हो जाता है। बंदा कहता है अच्छा मुझे बात करनी है, मुझे जाना है स्टेज पे, आपकी फैमिली की शादी होती है, बिल्कुल साइड पे आपको रख रहे होते हैं। तो आपने बड़ा अच्छा कहा, बल्कि यू द फर्स्ट वन जिसने ये बात गालिबन की है कि नहीं, आप उसको बिल्कुल एज इट इज़ रहने दें और आप उसको ही कैप्चर करें, उस मोमेंट को कैप्चर करें। इट्स ब्यूटीफुल बट ये एक्चुअली। भी बहुत जरूरी है कि वो कैप्चर किस तरह से, कि वो आपकी Exactly. एक्सपर्टीज, वो उनका art है फिर, हाँ। बिकॉज वाकई मैंने कुछ ऐसे, जो आप कैंडिडेट की बात कर रही हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं जो ना आप खुद देख सक रहे होते हैं, उसमें कहीं training पे के आंखें बंद हैं, कहीं पे मुंह खुला हुआ है, या वो ऐसे एंगल्स होते हैं कि वो वाकई आप कहते हैं अपने पैसे जाया कर दिए। क्योंकि photography है के। कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फोटोग्राफर की भी, कि जब इस तरह के मोमेंट्स होते हैं ना, तो आपने एग्जैक्ट परफेक्ट कैंडिडेट कैप्चर करना है। तो उसके लिए भले आपको 10 शॉट्स लेने पड़े टू गेट दैट परफेक्ट शॉट, लेकिन वो परफेक्ट शॉट की बाद में वर्थ होगी रादर देन दैट 10 शॉट्स आप उनको Exactly. फिल्टर करके क्लाइंट को शेयर कर सकते हो। एंड ऑल्सो आई रियली बिलीव कि मैं ये कहना चाहूँगी लाइक हाउ लाइक व्हाई आई ऑप्टेड दिस स्पेसिफिक वेडिंग साइड। आई बिलीव कि लोग जैसे कहते हैं कि अगर कोई किसी के गम में शामिल होता है तो वो गमगीन होता है। इसी तरह व्हेन यू कम इनटू लाइक सच हैप्पी मोमेंट्स, लोगों की खुशियों में शामिल हो, तो आपके भी लाइक इट रिवॉल्व्स अराउंड हैप्पीनेस। तो अगर आप सारा साल शादियां कवर कर रहे हो तो आप सारा साल खुश रहोगे माशाल्लाह। इट्स लाइक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। लाइक मुझे बहुत ज़्यादा वेडिंग ये फील्ड से लाइक पॉजिटिव एनर्जीज आती हैं। इट्स अ वेरी कंफर्ट स्पेस। लोग कहते हैं कि कैसे लाइक आप इस तरह इतने सारे लोगों में चले जाते हो। अब मैं इट्स माय वेरी फर्स्ट टाइम टू बी ऑन कैमरा माई सेल्फ। मैं वो जो होता है ना कि कैमरे के पीछे खिंचीती हूँ, मैं कैमरे के आगे नहीं आती। बट आई रियली बिलीव के मेरी स्पेसिफिक फील्ड थी उससे मुझे इतना कॉन्फिडेंस दिया है कि एवरी डे बहुत सारे लोगों से मिल के इतना अच्छा लगता है। हर तरह के लोग होते हैं, हर रोज़ आपको कुछ नया सीखने को मिलता है, बड़ों से मिलता है, छोटों से मिलता है, इनफैक्ट द क्लाइंट। तो आप इट्स लाइक अ होल लाइक ग्राउंड टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। दैट्स वेरी ट्रू। कोई टफ क्लाइंट मिला हो जिसने बहुत टफ टाइम दिया हो? ऐसे मिलते हैं लेकिन And how do you deal with those tough clients? being very nice, Okay. being extra nice. If you will be extra nice, आप उनको कोई मौका नहीं दो तो वो इनफैक्ट मैं इट्स नॉट लाइक कि लोग क्लाइंट्स बुरे होते हैं, उनके लिए वो बहुत इमोशनल दिन होता है। वो बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हुए होते हैं, देयर आर लॉट गोइंग ऑन। और होता ही है कि 1 साल 2 साल और की थके वो हुए भी होते हैं। थके हुए भी होते हैं। 1 साल 2 साल की उनकी पूरी प्लानिंग होती है और प्लानिंग कभी वैसी नहीं जाती है। आपकी शादी हुई है, आपको ज़रूर इस बात का अंदाज़ा होगा। तो इस वजह से वो ज़्यादा सारी चीज़ें उन पे एकदम आ रही होती हैं, इसलिए वो थोड़े से ना फिर हमारे साथ थोड़े रूड हो जाते हैं। बट इट्स लाइक कि आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। अगर आप उनके साथ उनको कंफर्ट स्पेस दोगे, इनफैक्ट वो आपके साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे रादर देन बीइंग एब्सोल्युटली। क्योंकि वाकई वो कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ बहुत स्ट्रेस्ड भी फील करते हैं, इमोशनल भी हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिर आप थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं। हालांकि होना नहीं चाहिए, बिकॉज द वे यू विल रिएक्ट दैट विल डिफाइन यू एक्चुअली, बट समहाउ हो जाता है। स्पेशली अगर हम अपने बड़ों की बात करें तो वो थके हुए भी होते हैं, पूरा जैसे साल की आपने बात की, अदरवाइज भी इमोशनली ड्रेन्ड होते हैं, तो वो थोड़ा सा पर गुस्सा समटाइम्स किसी हो पे जाता उतरना है। नहीं, बिकॉज हर कोई हाँ, अपना उतरना काम नहीं चाहिए कर रहा सभी, है लेकिन और देखिए समटाइम्स हो जाता है। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है, हम सबको उनके बिल्कुल बच्चों की जगह पर रहना चाहिए और ये अंडरस्टैंड करना चाहिए हमारे पेरेंट्स की जगह पर हैं, हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई ऐसी बात उन्होंने कह दी है, थोड़ा सा उनका लहजा तल्ख हो गया है, आई एम 100% श्योर वो कुछ देर बाद आपको उससे ज़्यादा प्यार भी करेंगे। तो बस आप उस टाइम थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल रखें कि नहीं, आपने उस लेवल पर जाकर रिएक्ट नहीं करना।
जस्ट एब्जॉर्ब इट। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने Exactly. बड़ों की कभी कभी ऐसे मोमेंट्स में बात एब्जॉर्ब कर लिया करें। कर लेते हैं, बड़ों को भी ख्याल करना चाहिए, ये भी जरूरी अच्छा, है, कोई बात हमें नहीं। करना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्युटली फाइन, बट एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि बड़े कुछ एक्स्ट्रा रूड भी हो जाते हैं, और मैंने लिटरली कुछ इवेंट्स पे देखा है, सिर्फ फोटोग्राफर्स के साथ नहीं, वैसे भी Otherwise वेटर्स भी, के हाँ। साथ, ये भी अदरवाइज भी, क्योंकि वो बड़े हैं तो वो इस बात की एज नहीं, अगर तो वो मुझे लगता आदतन है ये कि कर रहे हैं फिर तो गलत हो रहा हाँ, है। मुझे लगता है कि वहाँ पर भी आपको अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, एंड देन यू शुड नो हाउ टू एक्ट, बिकॉज हर कोई प्रोफेशनली अपना घर छोड़ के, अपनी चीजें छोड़ के, जब तुम उस अपने उम्र ब्रेड को एंड बटर के पहुंचोगे लिए सभी, काम तब करने पूछूंगा हैं, तुमसे तब किधर मैं। देखेंगे। एनीहाउ बैक टू द टॉपिक। अच्छा जी मादिक, कितनी चेंजेस अब आ रही हैं, कितना जो है ट्रेंड्स चेंज होते हैं, आपको दिखाई देते हैं, क्लाइंट्स की डिमांड, एट द सेम टाइम ऑब्वियसली मार्केट की डिमांड भी एक होती है, एंड देन ऑब्वियसली अब तो मैंने देखा है फोटोग्राफी में एआई को भी इनकॉर्पोरेट किया जा रहा है। Exactly. I believe it's not only about photography. Overall ना, after every 5 years, in fact अब तो इतना ज़्यादा कम टाइम हो गया, every year trends Yes, change change हो हो रहे होते जाता हैं। But अगर हम उनको थोड़ा broader way में जाके देखें ना, तो जो पहले होता था वो ही सर्कल रिपीट होता है। इट्स लाइक कि आज से 5 साल पहले जो हमने किया है, हमारे आगे आने वाली जनरेशन वो उस टाइम पे कर रही होगी। वो चीज़ें इस तरह से रिवॉल्व होती जाती है, बस टेक्नोलॉजी आपको अच्छी मिल जाती है, एंड अब तो यू नो लाइक वी हैव इतना ज़्यादा क्रिएटिव मार्जिन कि आप कुछ भी कर सकते हो, इट कैन बी एनीथिंग। यस, अब ये कुछ नया करें वो ज़्यादा हिट हो जाता है। एग्जैक्टली अब वो आपने अपने आप को सस्टेन करने के लिए डिफरेंट ट्रेंड्स निकालने पड़ते हैं, लेकिन वो सारे ट्रेंड्स इट्स नॉट लाइक कि वो एकदम से हो जाते हैं। अगर आप उन पे भी आजकल जैसे ओल्ड स्कूल पिक्चर्स का बड़ा कॉन्सेप्ट आया हुआ है, थोड़ा मूडी, थोड़े हेजी पिक्चर्स, यू नो वो सारी चीज़ें वही है कि जो हमारी अम्मी के ज़माने में जैसे तस्वीरें होती वापस आ है गया। वो सारे, अब वो लाइक हेयर स्टाइल्स भी देखो तो वो ऐसे इस तरह से सर्कल्स बने होंगे, या अम्मी के हेयरलूम पीसेस लोगों ने स्टाइल किए होते हैं। तो ये चीज़ें आई बिलीव कि रिपीट हो रही है, बट It's विद just बेटर like- टेक्नोलॉजी। विद बेटर टेक्नोलॉजी एंड बेटर स्किल्स, लाइक वी अब तो प्रॉपर इस चीज़ का नॉलेज है लोगों के पास कि किस तरीके से आपने क्या चीज़ करनी है और क्या होगा, एंड देन लाइक आजकल तो लाइक बड़े यू नो लाइक एक्सपेरिमेंटल चीज़ें आ गई हैं, जैसे समटाइम्स क्लाइंट हमें देख के हंस रहा होता है, हम क्या करेंगे, लेंस के आगे शॉपर रख देंगे टू गिव इट अ वेरी हेजी इफेक्ट, एंड समटाइम्स लाइक बड़ा एक ट्रिक है, लोगों को और को भी पता चल जाएगा, Okay. इट्स लाइक वी यूज़ वेजलीन ऑन द लेंस, ओके, वो उसको ना जैसे हाईलाइट को थोड़ा सा मूडी कर देता है, तो वो जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सी पिक्चर आएंगी बट सब्जेक्ट एट द सेम टाइम बड़ा फोकस होगा, या वो जो जैसे ड्रेस पे ब्लिंग्स आ जाती Yes. होती हैं ब्राइट के, वो कैसे आती हैं? वो ये वेजलीन से आती है। वेजलीन, ये शॉपर हो गया, या इनफैक्ट लाइक समटाइम्स मैं तो अपने फ़ोन का कवर उतार के उसको यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि वो यू नो लाइक सिलिकॉन का Shimmery सा कवर है। थोड़ा सा नहीं, सिलिकॉन का कवर थोड़े टाइम बाद ना वो हाँ। थोड़ा सा गंदा सा हो जाता है, हाँ। येलो सा हो Okay. जाता है, तो यू नो लाइक कुछ भी मिल जाए तो बस उठा के उसमें से शॉट ले लो। Very nice. तो इट्स लाइक कि आपकी ऑब्जर्वेशन कितनी स्ट्रांग है, आप कैसे ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करके इनकॉर्पोरेट करोगे, तो इट्स लाइक यू नो लाइक एक्सपेरिमेंटल चीज़ है। तो आपको आई बिलीव कि कहीं पे रुकना नहीं चाहिए, Creative होना है आपको क्रिएटिव throughout. होना चाहिए, आपको एक्सपेरिमेंट्स करने चाहिए, और आई फील लाइक कि आजकल के दौर में ना क्लाइंट्स यही चीज़ें हाँ, मांगते हैं। उनको कुछ नया चाहिए होता है। यू नो वो लाइक ट्रेडिशनल जो Yes. बैकग्राउंड ब्लर वाली पिक्चर्स का कॉन्सेप्ट था वो अब बड़ा पुराना हो गया, अब तो लाइक लोग चाहते हैं कि बैकग्राउंड भी फोकस हो, एब्सोल्युटली, यू नो लाइक डेकोर, इतने ज्यादा महंगे डेकोर्स तो कराए होते नजर तो हैं। आना चाहिए ना, नज़र ये तो बड़ा आना जरूरी चाहिए। है। अच्छा, किसी का भी अब एक इवेंट होना है और वो ये सोच रहा है कि अच्छा मुझे फोटोग्राफर या उसकी टीम से कांटेक्ट करना है, व्हाट डू यू थिंक, कैसे किसी के काम का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? फॉर एग्जांपल आपने किसी का पेज देखा, वहाँ पे तो हमें अच्छा काम ही नज़र आ रहा होता है, लेकिन क्या वही काफ़ी होता है डिसाइड करने के लिए हाउ टू चूज़ अ गुड फोटोग्राफर? इट रियली डिपेंड्स ऑन द क्लाइंट ओके, रिक्वायरमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। अब जैसे इनको लाइक बिल्कुल वो बहुत ज़्यादा लाइक कलर उड़े हुए पसंद नहीं है, वहाँ से तो वो किसी के भी पोर्टफोलियो पर यू नो लाइक इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाके जज कर लेंगी कि क्या है। उसके बाद लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज़्यादा काम करता है, लाइक आपके अब इतना ज़्यादा छोटा हो गया, लाइक पूरी आई फील लाइक कि कहीं पे भी आप जाओ ना आपका कोई ना कोई रेफरेंस निकल आता है, तो इस तरह लाइक वर्ड ऑफ माउथ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है अदर क्लाइंट्स, क्योंकि मोस्टली क्लाइंट्स ये होता है यू नो लाइक आपने इन्वेस्ट करना है फॉर द होल लाइफ की एक मेमोरी है जिस पे आप इन्वेस्ट कर रहे हो और अच्छे खासे आप पैसे भी देते हो फॉर दैट, तो उसके लिए यू नो आपका ट्रस्ट बिल्ड करना। समटाइम्स ये होता है कि क्लाइंट अगर सेटिस्फाइड नहीं होता वो मीटिंग्स करते हैं, वो और फर्दर लाइक आपको इन पर्सन आपके साथ मिलते हैं, आपको जानते हैं, देन वो डिसाइड करते हैं कि ओके हम
हमारी कंपैटिबिलिटी है आपस में, क्योंकि यू नो लाइक आपने एक बंदे के साथ अपनी पूरी वेडिंग शेयर करनी है, वेडिंग के साथ लाइक आफ्टर लाइक बेसिकली होता ही है कि जैसे वेडिंग वेंडर्स होते हैं, डेकोर वाला हो गया, मेकअप आर्टिस्ट हो गया, या केटरिंग वाले हो गए, उनके साथ आपका मोर ओवर एक दिन मेन वेडिंग डे का काम होता है। फोटोग्राफर्स के साथ इट्स लाइक अ होल ईयर प्लान। पहले आप मूड बोर्ड्स डिसाइड करते हो, सबसे पहले तो आप बुक करते हो, देन यू डिसाइड द मूड बोर्ड, फिर आपकी शादी आती है, देन आपके डिलीवरेबल्स आते हैं, फिर आपकी वीडियोस होती हैं, फिर वीडियोस का यू नो लाइक लॉन्गर प्रोसेस होता है, वो बनती हैं, फिर उसमें अगर फॉर एग्जांपल कोई चेंजिंग्स आ गए तो इट्स लाइक मोर और लेस 1 ईयर का प्रोजेक्ट होता है। आप उससे एक बंदे के साथ पूरे 1 साल के लिए कनेक्ट रहते हो। तो इट्स लाइक कि इस तरह से तो यू नो कुछ लोग होते हैं कि सोशल मीडिया से भी करते हैं, बट हर एक बंदे की अपनी प्रेफरेंसेस होती हैं जिसके अकॉर्डिंगली वो एक बंदे को हायर करते हैं। नॉर्मली आजकल रिक्वायरमेंट क्या चल रही है? जस्ट पिक्चर्स, रील, शॉर्ट कंटेंट ही हम देख रहे होते हैं कि जी हमें चूंकि इस इवेंट में ना ये जो मोमेंट है ना पर्टिकुलर इसकी एक रील चाहिए, यही हमें लगता है कि हमारे सोशल मीडिया के लिए भी शायद अच्छी होगी जो अपलोड करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है आजकल? आजकल आई बिलीव कि ये भी ना पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हर तरह का आपके पास क्लाइंट होता है। कुछ लोग आपके पास एक्सटेंडेड वीडियोस वाले आते हैं, जैसे वो कहते हैं कि हमें घंटे की वीडियो चाहिए, 30 मिनट की वीडियो चाहिए। कुछ होते हैं कि नहीं, हमें बहुत लंबी वीडियो नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल छोटी सी वीडियो दें आप। कुछ लोग यही रील की कैटेगरी वाले भी आते हैं। सो इट रियली डिपेंड्स अपॉन एवरी अदर क्लाइंट। हर एक की अपनी डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा माधव, फोटोग्राफी महंगी क्यों हो गई है? और हम हर साल देख रहे होते हैं तो जितने भी अच्छे फोटोग्राफर्स हैं रेट्स उनके बहुत हाई हमें नज़र आ रहे होते हैं। अब क्या कोर्सेज डिफरेंट लेने होते हैं या क्या ऐसा होता है जिसकी वजह से हम फोटोग्राफी अब बिल्कुल हम लाखों में जाते हुए देख रहे होते हैं? इक्विपमेंट बहुत महंगा हो गया। इक्विपमेंट महंगा हो गया है ऑब्वियसली। फर्स्ट ऑफ ऑल इक्विपमेंट तो बहुत ही महंगा हो गया है। यू नो लाइक विद टाइम हर चीज़ एक्सपेंसिव होती है। तो यू नो हर एक जिस तरफ भी आप जाओ, इट्स नॉट लाइक कि फोटोग्राफी महंगी हो गया है। इवन लाइक आई फील लाइक कि मेकअप आर्टिस्ट के भी इस टाइम पे वो सॉर्ट ऑफ फोटोग्राफी के एक जगह मेकअप आर्टिस्ट भी तकरीबन उतना ही चार्ज कर रहा होगा, और ड्रेस तो फिर उसके 10x होते हैं। लाइक वो तो प्राइस एक्सीड हो जाती है। इट्स नॉट लाइक कि इट डिपेंड्स लाइक बड़े फोटोग्राफर ज़्यादा ले रहे हैं या छोटे फोटोग्राफर्स कम ले रहे हैं। इट रियली डिपेंड्स कि अगला बंदा डिलीवर क्या कर रहा है। अगर उसका काम उस प्राइस को जस्टिफाई करता है तो क्लाइंट, इट्स नॉट लाइक कि वो सिर्फ पाकिस्तान का क्लाइंट उसको हायर करेगा, उसको इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी हायर करेंगे। सिर्फ आपके काम पे हर चीज़ डिपेंडेंट है। अगर आपका काम इतना किसी को वर्थ इट लगेगा, वो आपको दुनिया के किसी भी कोने में बुला लेगा। और हमने ये देखा है फोटोग्राफर्स अब माशाल्लाह इतना अच्छा काम सब कर रहे हैं कि इंटरनेशनली बुलाया जा रहा होता है। इंटरनेशनल इनफैक्ट पाकिस्तानीज एंड इंडियंस लाइक इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया जाता है इन यूरोपियन साइड भी, बिकॉज लाइक वो जो एक हमारा स्टाइल है, एक एसेंस है पिक्चर्स के अंदर, वो दिखता है। तो उनको वो चीज़ यू नो लाइक अट्रैक्ट करती है, रिफ्लेक्ट करती है। सो अब आजकल तो वैसे भी डेस्टिनेशन वेडिंग्स का इतना ट्रेंड है, पाकिस्तानी भी बाहर जाके माशाल्लाह शादियां कर रहे होते हैं। तो you know, बाहर जाके शादियां कर रहे होते हैं तो फोटोग्राफर को पे करते हुए क्या होता है, तो अच्छी बात है फोटोग्राफर्स को भी ले जाते हैं। एग्जैक्टली। और ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए हम पहले फोटोग्राफी को एज ए प्रोफेशन नहीं देख रहे होते थे कि कोई फुल टाइम एज ए प्रोफेशन इसको लेकर चल रहा होता था। पार्ट टाइम है जी, इवेंट कवर कर लिया, मिल गया तो सही है, हम देख रहे होते थे। बट अभी भी स्टिल आई फील लाइक बहुत ज़्यादा लोग हैं जो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यू नो लाइक कुछ लोगों के लिए ये अभी तक वही टिपिकल माइंडसेट है कि ये अच्छा फोटोग्राफी तो करते हो, इसके अलावा क्या करते हो? आपके साथ हुआ कभी ऐसे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन यू नो लाइक अक्सर लड़कों के साथ होता है। लड़कियों को तो एज ए कंसिडर ही नहीं करते ना कि यू नो लाइक उन्होंने कुछ कमाना है या कुछ करना है। वो तो अभी उस तरफ इतना ज़्यादा बड़ों की माइंडसेट के अकॉर्डिंगली नहीं, एक्सेप्टेंस उस तरीके से आई नहीं है अभी उस तरह से नहीं आई। स्टिल लाइक बहुत ज़्यादा लाइक माय फैमिली इज़ वेरी सपोर्टिव, या जो मेरे इर्द गिर्द लोग हैं दे आर वेरी सपोर्टिव। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। आपकी फैमिली के सपोर्टिव नहीं है तो फिर तो यू कांट डू एनीथिंग। यू नो लाइक अगर आपको घर से कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तो ऑन फील्ड आप कैसे कॉन्फिडेंट होगे? हाउ कैन यू लाइक फेस सो मेनी पीपल एट द सेम टाइम अगर आप घर से इतने कॉन्फिडेंट नहीं हो? बट वही बात है कि यू नो लाइक कुछ लोग होते हैं, टाइम के साथ चीज़ें बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो रही हैं, बट स्टिल लाइक कुछ लोगों का वही वाली बात है कि वही एग्जैक्टली के बहुत ज़्यादा। और इसमें मादक ये भी होता है कि देखें, अगर एक मेल फोटोग्राफर काम कर रहा है, वो रात को 3 बजे भी घर वापस आएगा तो
इट्स ओके, कोई मसला नहीं, ना yeah. फैमिली ने पूछना, ना खानदान ने कुछ कहना, ना मोहल्ले वालों ने कुछ कहना है। Yeah. लेकिन वही काम अगर बेटी कर रही है, वो इवेंट्स सारे लेट होते हैं, आप आउट स्टेशन भी होते हैं, समटाइम्स आप जाते हैं, आप करते हैं, आप लेट हो जाते हैं, तो यहाँ पे आके मसला हो जाता है। हाँ, यहाँ पे थोड़ी सी फैमिली स्केप्टिकल होती है अबाउट यू नो, ये कि केयर में, ये नहीं कि वो अपनी औलाद को ट्रस्ट नहीं करते। इट्स जस्ट लाइक कि हमें पता है कि माहौल किस तरह का है, ये सेफ़ नहीं होता, सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं। तो यहाँ पे वी मेक श्योर कि हम क्लाइंट को ऑलरेडी इन्फॉर्म करें कि हाँ, फीमेल अगर टीम आप ऑप्ट कर रहे हो तो वो इतने टाइम के बाद दे विल लीव। ओके, अगर आपके, क्योंकि कुछ लोगों के मोस्टली अब तो वैसे भी है कि मार्कीज वगैरह आई वाज 10 अबाउट टू बजे, से, ये बड़ा अच्छा हुआ कि आप जरा टाइम पे शादियां खत्म हो जाती हैं, शुरू टाइम पे हो ना हो। हाँ एग्जैक्टली। हाँ, लेकिन अगर किसी को पता है ऑलरेडी कि उनके जैसे पोस्ट इवेंट होता है, वेलकम होम होता है, इस तरह की चीज़ें, तो उसमें हम क्लाइंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इफ़ दे वांट टू गो फॉर दैट तो वो मेल टीम को ऑप्ट करें फॉर दैट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। बट अगर फीमेल है तो वो तो फिर भाई 11 के बाद अवेलेबल नहीं होगी ना ऑब्वियसली। Yeah. देखिए, काम करने का हर एक का तरीका है, हर एक ने अपने रूल सेट किए हुए हैं, और हर फोटोग्राफी की अगर बात की जाए, स्पेशली हर फील्ड की बात की जाए, तो उसकी अपनी डिमांड्स होती हैं और उनको साथ लेके चलना होता है। आदिक, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। बहुत मज़ा आया आपके साथ गपशप Yes. करके, एक डिफरेंट हमें पर्सपेक्टिव सुनने को मिला है। was And, lovely to बहुत ज़बरदस्त आपका Thank you. थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और हम हमेशा जब ये बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, और रिसर्च की अगर बात की जाए तो उस फील्ड में हम बहुत आगे निकल गए हैं, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अब डिफरेंट बीमारियों का इलाज जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो सामने भी आ रहा है। जिस तरीके से अगर हम बात करें डायबिटीज़ की, शुएब, तो डायबिटीज़ के लिए हर कोई परेशान है। पाकिस्तान में देखिए इसकी शरह कितनी बड़ी है, और हर साल की जब हम बात करें तो उसकी शरह में इजाफा हमें नज़र आ रहा है। बट अब जो है वो एक खुशखबरी सामने आई है, और वो ये है कि जी ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं डॉक्टर राजा आदिल सरफराज, जो कि सेंट्रल हाईटेक लैब के इंचार्ज भी, उन्होंने 6 साल की तहकीक के बाद जो है वो ग्लूकोवाइप चाय तैयार की है, और इस चाय से आपकी शुगर जो है, आपकी डायबिटीज़ जो है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है। अभी यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च हुई है, उसके बाद एक प्रोडक्ट जो है वो बनाया गया है, और इस पर ट्रायल्स किए गए हैं, एनिमल्स पे भी, ह्यूमंस पे भी, और अब जो है इस प्रोडक्ट को जो है मार्केट में लाया गया है, और ऑब्वियसली इन ट्रायल्स के बाद इसको सक्सेसफुल जो है वो करार दिया जा रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि एक चाय है, उस चाय को आप बना के पी रहे हैं, और वो चाय आपके शुगर लेवल जो है मैनेज कर रही है, उसको मैनेज कर रही है, उसको कंट्रोल कर रही है, आपकी डायबिटीज़ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। यस, तो इस पर बात भी करते हैं कि ये इतनी जो लॉन्ग इस पर रिसर्च हुई, उसके फिर रिजल्ट्स, और कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया, अब तक कितनी उनकी ज़िंदगी में तब्दीली आई है। सो स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं वो तो लाजमी ये सेगमेंट सुने, और अगर आप नहीं हुए तब भी आप वहाँ तक पहुँचाएँ, चूँकि हमारे घरों में अब हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, किसी न किसी को डायबिटीज़ होती है। डॉक्टर राजा आदिल सरफराज साहब में ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। आपने 5-6 साल की रिसर्च इस पर की, थोड़ा सा बताएं जी, कि ये 15-16 साल की रिसर्च 15-16 साल की रिसर्च है इस जी पे। जी। ओके, तो किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि आपने रिसर्च इस प्रोडक्ट पे करनी है कि जिससे आप शुगर मैनेज करें? जी, इसकी सबसे बड़ी वजह तो ये थी क्योंकि आजकल चूँकि बीइंग साइंटिस्ट हमारी कुछ जो लाइबिलिटीज़ में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में ये चीज़ आती है कि वी हैव टू गिव टू सम सर्विसेज, सम प्रोडक्ट्स टू कम्युनिटी। ट्रू। तो बेसिक जो है ना हमारा जो मैंडेट है वो यही है, कम्युनिटी सर्विस है। तो उस पर्सपेक्टिव में ये था कि मेरा ये शुरू से एम था कि कोई ऐसा ब्रेक थ्रू किया जाए, कोई ऐसी प्रोडक्ट लेके आई जाए जो कि आपकी सोसाइटी में एक चेंज लेके आए, आपकी जो वेल बीइंग है हेल्थ में उसमें करे। तो एक तो मोटिव ये था। फिर दूसरा जो है कि हमारे जो वाइस चांसलर थे उस वक्त के डॉक्टर इकरार साहब, तो उनका जो है बड़ा एक विज़न था कि जो भी साइंटिस्ट काम कर रहा है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि दौड़ लगी हुई है कि आप रिसर्च पब्लिकेशंस करें, आपने जो बेंचमार्क्स दिए हुए हैं, जो पैरामीटर्स बनाए हुए हैं प्रमोशन के लिए, तो उसके पीछे लोग भागते हैं, लेकिन जो प्रोडक्टिव चीज़ है, कोई प्रोडक्ट है, वो मार्केट में नहीं आ रही। तो उनसे इंस्पायर हो के तो मैंने ये चीज़ जो है ना इस पर ज़्यादा फोकस दिया है। और तीसरी ये चीज़ ये थी कि ड्यूरिंग माई वर्क जो है माई मदर वाज आल्सो डायग्नोज्ड विद डायबिटीज़। ओके। तो वो एक इमोशनल फैक्टर उस पर आ गया।
तो उसके बाद जो है मैंने मज़ीद इस पर जो है ना किया इम्पेक्ट इसको देने की कोशिश की, वैल्यू एडिशन की है। तो उससे ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मेरी मदर थी उनको बाकायदा डाइट प्लान के साथ जब हमने शुरू करवाई है तो विद इन 3 to 4 months उनकी डायबिटीज़ जो है वो बिल्कुल रेगुलेट हो गई। ओके, क्या उनकी मेडिसिन ख़त्म हो जी, गई? मेडिसिन ड्रॉप हो गई उनकी। इंसुलिन? जी, इंसुलिन पे नहीं थी, ओरल मेडिकेशन ओरल मेडिकेशन थी लेकिन वो ख़त्म हो गई। जी। अब थोड़ा सा बताएं कि इस प्रोडक्ट में ऐसा क्या है, आई मीन जिस पे आपने इतनी रिसर्च की, टेस्ट भी किया आपने, ऐसा क्या शामिल किया गया इसमें कि जिसकी वजह से शुगर मैनेज हो जाती है? जी, अल्लाह ताला ने हमारी जितनी भी यानी जो फूड कमोडिटीज़ हैं उसके अंदर बड़ा पोटेंशियल रखा है, और उस पोटेंशियल को एक्सप्लोर अगर हम करें तो उसमें तकरीबन हर बीमारी का इलाज हमें मिल जाता है। तो अब हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि हमने मुख्तलिफ जो फूड आइटम्स हैं, मतलब जिसमें अगर देखें तो बेसिकली दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ ग्रीन टी। तो ग्रीन टी के अंदर हमने किया है इसको, जैसे ये कलवंजी है, मेथी दाना है, इसी तरीके से जिंजर है, पुदीना है। तो इनके एक्टिव एक्सट्रैक्ट्स को लेके एक ख़ास प्रोपोर्शन के अंदर हमने उसको टेम्पलेट किया है, जो कि आपके जो डिफरेंट आर्गन्स हैं, मतलब शुगर जो है वो होती क्यों है? शुगर बेसिकली ये है कि आपका लाइफस्टाइल एक डिसऑर्डर है कि जब आप एक ईटिंग हैबिट इस तरह बना लेते हैं कि एक्सेसिव कार्ब्स आप लेना शुरू कर देते हैं। जैसे कि आजकल आप देखते हैं जी कि हम जो है ना वो टेस्ट बड्स को हम ज़्यादा ये करते हैं, अहमियत देते हैं कि उस पर जितना भी आपका ये फास्ट फूड्स हैं, जंक फूड्स हैं, तो वो बड़ी एक्सेस में हम लेते रहते हैं। उसका क्या होता है कि वो जो बॉडी की आपकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट जो बेसिकली ये आपके फ्यूल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। जैसे हमारी गाड़ियों के लिए पेट्रोल की मतलब है खपत है, तो इसी तरीके से हमारी बॉडी को जो है एनर्जी के लिए वो कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है। तो जब आप एक एक्सेस में लेना शुरू कर देते हैं तो आपके ब्लड सेल्स जो हैं वो उसको एक्सेप्ट करने से मदद कर लेते हैं, वो हाथ खड़े कर देते हैं। अब यह है कि इंसुलिन के होते हुए बेसिकली जो है ना आपके जो ब्लड रिसेप्टर हैं वो ग्लूकोज के अंदर लेते हैं। तो जब आप एक्सेसिव कार्बोहाइड्रेट लेना शुरू कर देते हैं तो इंसुलिन भी उसी हिसाब से प्रोपोर्शनली प्रोड्यूस होना शुरू हो जाती है, और वो इंसुलिन जो है उसकी एक्सेसिवनेस की वजह से क्या होता है जी कि आपके सेल्स में रेजिस्टेंस आना शुरू हो जाती है, विच इज़ कॉल्ड एज इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो अब जब आप यानी वो सेल नहीं ले रहे उसको प्रॉपरली आपके कार्बोहाइड्रेट्स को, तो वो ग्लूकोज जो है ब्लड के अंदर सर्कुलेट होना शुरू हो जाता है। अब वो सर से लेके पाँव तक हर बॉडी आर्गन तक हमारा ब्लड जा रहा है। तो अब उसमें जो एक्सेसिव आपका ग्लूकोज होगा वो क्या होगा कि वो आपके वेन्स में जा रहा है तो वहाँ पे ऑफलोड होना शुरू हो जाएगा, जॉइंट्स में जा रहा है तो वहाँ पे ऑफलोड होना शुरू हो जाएगा, आइज़ में जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा, जिस वजह से आप देखते हैं कि किडनीज़ में वो इसी तरह करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ऑर्गन्स तो तमाम ऑर्गन्स हैं, दिस इज़ द मदर ऑफ ऑल डिजीज़। ओके, तो अब जो है ये जो आपके यानी मैंने बताया कि जो मुख्तलिफ फ्रैक्शंस हैं इनको हमने पहले टेस्ट किया है एनिमल्स के ऊपर एक ख़ास प्रोपोर्शन के अंदर उनके एक्टिव्स लेके। तो हमने देखा है जी कि अगर कोई इंसुलिन का प्रॉब्लम है तो उसमें कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं जो कि आपके पेनक्रियाटिक बीटा सेल्स को सेंसिटाइज कर रहे हैं, इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है उसको रेगुलेट कर रहे हैं, बेहतर कर रहे हैं। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस आ रही है तो कुछ सेगमेंट्स ऐसे हैं कि जो इस इंसुलिन रेजिस्टेंस को कर रहे हैं, कोप कर रहे हैं। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो कंपोनेंट्स हैं उनको हमने एक ऐसे यानी मैनर में उसको किया, फार्मूलेट किया है कि उनका एक सिनर्जिस्टिक इफेक्ट जो है ऑप्टिमाइज्ड फार्मूलेशन का, वो तकरीबन आपके जितने भी शुगर के मेन काजेज़ हैं उसके जो रिस्पॉन्सिबल ऑर्गन्स हैं वो उसको एड्रेस कर रहा है, उनको एड्रेस करता है, उनको सप्रेस कर रहा होता है। ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो जिस तरह से आप इंग्रेडिएंट्स बता रहे हैं जो ऑर्गेनिक किचन में हमारी चीज़ें होती हैं और उनके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स को आपने लेकर इसको ग्रीन टी में मिक्स करके एक प्रोडक्ट आपने बनाया है। सो इस लिहाज से तो ये वैसे ही सेहत के लिए बहुत अच्छा है, इसको तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। जी, ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन हमें आता है और लोग इस चीज़ को कहते हैं कि हमने अपने तौर पर ट्राई किया लेकिन जो रिज़ल्ट आप क्लेम कर रहे हैं वो ऐसे हमें नहीं मिल रहे। सही। तो उसकी वजह ये होती है कि हम इसको यानी मैकेनिकल केमिस्ट्री के थ्रू जो है इसको ऐसे तरीके से करते हैं, प्रोसेस करते हैं कि उसकी जो फार्मूलेशन है उसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स जो है उसको एक प्रोपोर्शन में लेके हम आते हैं। पूछना चाह रहे हैं कि अदरवाइज भी अब तो ये कोई भी इस्तेमाल करे इस चाय को, ये दैट्स द क्वेश्चन कि वो ठीक है मेथी दाना कलवंजी तो अपनी जगह, अदरवाइज भी क्योंकि देखें वो सारे ऐसे एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपने लिए हैं जो कि हम नॉर्मली कॉमन फूड में इस्तेमाल करते हैं। सो अगर कोई भी इस्तेमाल करे एज अ ग्रीन टी, इट्स एसेंशियल, इट्स इम्पॉर्टेंट।
जी ये प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे भी है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसका। यस, यानी इसको आप प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ले सकते हैं, और प्रिवेंटिव मेजर के तौर पे ये एंटी कैंसर भी है। यानी अच्छा। इसमें 4 से 5 जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो MD एंडरसन कैंसर इंस्टीट्यूट ह्यूस्टन अमेरिका से, अ पार्ट ऑफ देयर PhD प्रोडक्ट दे हैव कंप्लीटेड ओवर देयर। ओके, तो उसके बाद हमने ये देखा है कि वो जो रेफरेंस ड्रग्स जो यूज़ कर रहे थे उससे भी अच्छे रिजल्ट इन्होंने दिए हैं वहाँ पे। अच्छा, फिर हमने यहाँ पे कोशिश किया है कि यहाँ पे जो 2 बड़े हॉस्पिटल हैं आपके पास कैंसर के, शौकत खाना में है और आगा खान हॉस्पिटल, कि दोनों के साथ कोलैबोरेट करके तो हम इसको ट्राई करें। तो लेकिन उन्होंने जो है ना उससे मादरत कर ली कि चूँकि हम जो इंटरनेशनली इस्टेब्लिश रिजीम्स हैं उनको लेके चल रहे हैं, तो इस तरह की कोई इंटरवेंशन जो है तो ना वो obviously- हमारे मैंडेट से बाहर हाँ, है। ठीक है। तो वो फिर हम और इसको चूंकि ये गालिबन मेडिसिन नहीं है, ये उसमें जी, आती भी नहीं है ना, ये जी, तो एक फूड आइटम के तौर जी, पे रजिस्टर भी करवाया आपने। जी, ये बेसिकली न्यूट्रास्यूटिकल के तौर पे है ओके, कि आप एक न्यूट्रिशन जो है न्यूट्रिशनल पैकेज ले रहे हैं जिसके अंदर आपकी वो फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज जो है वो आपको सही। दे रहा है उसकी। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ज़रा, क्योंकि आम लोग हमें सुन रहे हैं, स्पेशली वो लोग जिनको डायबिटीज़ है, अगर किसी को डायबिटीज़ काफ़ी किसी की बढ़ी हुई है और जी। वो आज से अगर इस चाय का इस्तेमाल शुरू कर दे, जी, कितने टाइम में कितना फ़र्क उसकी बॉडी में, उसकी हेल्थ में और उसके बाद शुगर लेवल्स में कितने टाइम तक फ़र्क नज़र आ जाता और चाय के साथ और क्या क्या है जो मॉडिफाई करना है ज़िंदगी में? जी, ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्योंकि जो उसमें एक तो चाय आप ले रहे हैं, ये क्या करेगी कि आपके जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब अगर इंसुलिन की सिक्रेशन का, उसकी रेगुलेशन का इशू है तो उसको वो एड्रेस करेगी, अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस का है तो उसको वो करेगी, एड्रेस करेगी। लेकिन अगर आप उसमें नहीं कर रहे, अपना जो डाइट प्लान है उसको मैनेज नहीं कर रहे, एहतियात नहीं कर रहे, एक्सेसिवली ले रहे हैं, फिर जिस तरह हमारा लाइफस्टाइल है कि आपने खा पी के जनाब बैठ के और लैपटॉप पे, मोबाइल पे तो पूरा पूरा दिन हम उधर गुजार देते हैं, तो फिर फिज़िकल एक्सर्शन ना होने की वजह से ये होता है कि जो कुछ आप ले रहे हैं, टेक कर रहे हैं, वो सारे का सारा अल्टीमेटली ग्लूकोज में जाना है और उस ग्लूकोज ने आपकी बॉडी में यानी एक्सेसिवली सर्कुलेट करते रहना है और वो डायबिटीज़ का सबब बनेगा। तो ये जहाँ भी अपना रोल प्ले करेगी उसमें हमारी ज़िम्मेदारी ये बनती है कि उसमें जो डाइट है, बाकायदा एक जो प्लान भी हम साथ सजेस्ट करते हैं, उसको आप लेके चलेंगे तो विद इन 3 to 4 मंथ्स आपकी जो मेडिकेशन है वो मतलब अव्वल तो वो फुली जो है ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, अदरवाइज़ ये है कि आपकी 50% तक जो मेडिकेशन है वो ड्रॉप हो जाती डॉक्टर है। साहब, वैसे कॉमन क्वेश्चन एक ये भी है जो जी, जी। हम लोग कर सकते हैं आपसे, वो ये कि अगर लाइफस्टाइल चेंजेस करें, डाइट आप ठीक करें तो Exercise करें। एक्सरसाइज करें 3 to 4 मंथ्स में तो वैसे ही आपका शुगर लेवल, क्योंकि मेरे अपने घर में एग्जांपल है कि मेरे जी, मदर जी। फादर दोनों को डायबिटीज़ है और जी। दोनों की डायबिटीज़ बहुत कंट्रोल्ड है क्योंकि दोनों की डाइट का बहुत अच्छा जी, है, जी। ऑब्वियसली वॉक रेगुलर होती है। तो मेरी जी। अम्मी को तो शुक्र है शुरू ही नहीं हुआ जी, जी। इंसुलिन, और मेरे जो फादर हैं उनकी तो शुगर लेवल अच्छी खासी हाई थी। अब जी। माशाल्लाह से जो उनका टेस्ट हम जब भी करवाते तो वो प्री डायबिटिक में फॉल कर रहे होते हैं। ठीक कोई है। मेडिसिन नहीं ली, कुछ भी सही। नहीं लिया, सिर्फ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जी, है जी। कि वॉक करते हैं, वेट कंट्रोल किया हुआ है, डाइट जी, अपनी जी। उन्होंने कंट्रोल की हुई है और सारी लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो ला के, तो वो तो वैसे ही आपका हम जी, लोगों जी। को भी यही बता रहे होते हैं कि 3 जी, से जी। 4 महीने, और वाकई उनको इतना ही टाइम लगा सही। और वो बस उसको कंटिन्यू करें और माशाल्लाह माशाल्लाह जो है वो प्री जी, जी। डायबिटिक में फॉल करें। तो फिर उसमें चाय का कमाल कैसे है? जी, चाय का इसमें ये है ना कि जो ऐसे डायबिटीज़ के पेशेंट जो कि यानी क्रोनिक स्टेज पे जा चुके हैं, तो अब ये है कि उनको या तो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो किसी वजह से रुक चुकी है, वो नहीं प्रोड्यूस नहीं हो रही, या इंसुलिन रेजिस्टेंस इस साथ आ चुकी है कि आप उसके यानी जो है ना डाइट प्लान के बावजूद भी उस लेवल पे नहीं पहुंच रहे। तो उन लोगों के लिए स्पेशली ये ज़्यादा एक बूस्टिंग Okay. फैक्टर के तौर पे ठीक काम है। कर रहा ओके, है। अच्छा, कितनी इस्तेमाल करनी चाहिए? और जो आपने कहा कि आप साथ प्लान देते हैं, तो व्हाट इज़ दैट प्लान? जी, वो क्या डाइट प्लान होता है? थोड़ा सा क्विकली का शेयर कर लें, और ये जी। कि किस वक्त ये चाय लेने से ज़्यादा इफेक्टिव होती है? जी, जहाँ तक इसकी डोजेज का ताल्लुक है तो ये ½ टीस्पून जो है 1 कप पानी में आप बॉयल करके चाय के तौर पे भी ले सकते हैं, और इंस्टेंटली भी वैसे भी आप पाउडर के तौर पे आप पानी के साथ, प्लेन वाटर के साथ इसको ले सकते हैं, एंड बोथ आर हैविंग इक्वली गुड इफेक्ट्स। ठीक है। और उसके साथ क्या चीज़ें हैं जो कि अपनी ज़िंदगी में अपने खाने पीने में ऐड या सब्ट्रैक्ट करनी है? हाँ, छोड़ने वाली चीज़ें मेरे जी, ख्याल में ज़्यादा उन पे फोकस करना जी, जी, चाहिए। छोड़ने वालों में ये है कि कंट्रोल करने वालों में कि या तो आप यानी 3 चीज़ें जो है ना वो बेसिक रोल उसमें यानी प्ले करती हैं। खैर शुगर वालों को चीनी तो ऑलरेडी एक अंडरस्टूड सी चीज़ है ना कि वो तो है ही, मतलब उसे क्रॉस है। दूसरी चीज़ जो आती है वो ये है कि आप गंदम और चावल जो हैं Okay. उनको या तो बिल्कुल यदि ड्रॉप कर दें, और अगर ड्रॉप कम्प्लीटली नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उसका जो मोड है वो चेंज कर लें।
मतलब उसमें मल्टीग्रेन पे आ जाए, और चावल में आप ब्राउन राइस पे अगर आते हैं तो उसके अंदर जो कार्ब्स होते हैं वो मतलब जो है ना इजीली जो आपका जो इशू है इसको एड्रेस करते हैं। लेकिन हम ये रिकमेंड करते हैं कि अगर आप उसको ड्रॉप कर देते हैं तो दैट विल बी द बेस्ट। तो क्या खाएं? उसके बाद अल्लाह ताला ने देखिए कितनी चीज़ें पैदा की हैं, हज़ारों के हिसाब से पास आपके पास ग्रेन्स पाकिस्तान हैं। में रहते हैं ना, क्या करें, रोटी चावल ना खाएं, पेट हाँ, ही नहीं मतलब भरता। हम एशियंस की अगर बात की जाए तो ऑब्वियसली यहाँ पे तो हमारा खाने का मतलब देसी रोटी या खाना चावल और- ही है। जी जी अच्छा, वैसे भी कहते हैं डॉक्टर साहब रोटी भी जितना हम डेली बेसिस पे खा रहे होते हैं वो भी कोई इतनी, बिकॉज आटा जो है जी, वो जी। डेली बेसिस पे भी नॉर्मल लोगों के लिए भी इतना कोई It's not ज़्यादा that अच्छा नहीं है। नहीं, आटे में देखें ना आजकल जो एक मेजर इशू आ रहा है वो उसकी प्रोसेसिंग में रिफाइनमेंट का है कि जब उसको रिफाइन करते हैं तो जितने भी उसके अंदर हेल्दी कंटेंट्स हैं वो आप उसको साइड में कर देते हैं, बिल्कुल। और जो रिफाइंड जो होता है वो प्योरली आपके कार्ब्स को बढ़ा रहा होता है। अगर आप यानी देखें कि जो पत्थर की चक्की होती है उसको यूज़ करके करते हैं, अब उसमें क्या होता है कि वो मैकेनिकली जो है बड़ी स्लो स्पीड पे लो टेम्परेचर के ऊपर उसको ग्राइंड कर रही होती है और उसके जो कंटेंट्स है उसको डैमेज नहीं कर रही होती। लेकिन जब आप उसमें यानी इलेक्ट्रिकल उसमें जाते हैं ग्राइंडिंग मिल्स पे तो बड़ी हाई स्पीड पे वो कर रहे होते हैं, उसको ग्राइंड कर रहे होते हैं, उससे टेम्परेचर जो है उसका जो है ना आपको बियरेबल नहीं होता अगर आप उसको टच करें Yes. आटे को, तो उसके अंदर जो चेंजेस आ रही होती हैं तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होती हैं। तो ये एक फैक्टर उसमें है कि अगर आप उसको प्रोसेसिंग में जो है ना जो होल कोशिश ये करें कि गेहूँ खुद ले लें और पिसवाएं भी खुद, जंदर से पिसवाएं तो ज़्यादा अच्छी बात है। जंदर के आटे, जंदर की चक्की का अगर आपने आटा खाना शुरू जी, करें तो जी। वैसे ही बड़ा हेल्दी होता है। अच्छा, और वैसे वो रोटी होती भी उसकी बड़े मज़े की, बट कश्मीर में हम क्योंकि यही होता है कि खुद ही चक्की पे उसको पिसवा रहे होते हैं और उसके बाद वही जी, जी। साफ आटा जो आपने खुद से उगाया हुआ है गंदुम और उसी का आप खा रहे हैं। And then उसमें fiber content भी होता है ना चक्की फाइबर का, जी। कंटेंट भी। और शुएब वाकई अगर हम मतलब हमारी कश्मीर में जो फैमिली और हमारी फैमिली कंपेयर करें हेल्थ की, तो उनकी हेल्थ हमसे कई गुना बेहतर है, कई गुना बेहतर। हम कहते हैं ना हम यहाँ रहते हैं और हम ये खाते हैं वो खाते हैं, हम बड़ा लाइफस्टाइल एंड आप तो एवरीथिंग। बर्गर खाती हैं। उसमें डाइट के साथ ना देखिए एक और फैक्टर है कि वो जो एक माउंटेनियस एरिया है ना कि वहाँ पे उनकी लाइफस्टाइल में ये है कि वो सुबह शाम उनको ऐसा चलना जो पड़ता है पहाड़ के ऊपर नॉट चढ़ना है, जस्ट उतरना दैट है। आटा, जी, जी। अदरवाइज बाकी फैक्टर्स भी जी जी कंट्रीब्यूटिंग है। एक्सर्शन बहुत ज़्यादा है उनकी, जिस वजह से आप देखेंगे किसी का जो है ना वो मतलब जो है वो बैले जो है दैट इज़ फ्लैट, हाँ। वो कोई आपको ना वो तौंद नज़र नहीं आएगी उन लोगों में। तो उसकी वजह क्या होती है कि वो उनकी जो लाइफस्टाइल है वो। उतना चलना, उसकी एक्सर्शन इतनी है। ज़ाहिर है पहाड़ों पे रहते हैं, एक जी, घर जी। से दूसरे घर पे जाने के लिए भी जो चलना पड़ता है, जी, मतलब जी। यूं नहीं जाना, तो यूं जाना होता है, जी, जी। या यूं जाना होता है नीचे की तरफ, तो उसकी वजह से जनरली भी आपकी हेल्थ अच्छी रहती है। आपने यूं नहीं बोल दिया, यूं ही बोल। दोनों तरफ जाना पड़ता है ना, घर से ऊपर भी जा सकते हैं, घर से नीचे भी जा सकते हैं, क्योंकि सही। घर ऊपर नीचे होते हैं। सर ये कहीं से अप्रूवल फिर भी लेना पड़ता है? कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जब आप तैयार करते हैं जिसको जी, आप जी। क्लेम कर रहे होते हैं कि किसी बीमारी के इलाज में इस्तेमाल हो, तो कोई बहरहाल इसका अप्रूवल तो होता होगा? जी जी, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ से इसकी अप्रूवल होती है। चूँकि हम इसको फूड आइटम के तौर पे लेके आ रहे हैं तो ये पंजाब फूड अथॉरिटी से अप्रूव्ड है। इसकी जो है लाइसेंसिंग है वो उन्होंने हमें दी हुई है। अगर हम इसको फार्मास्यूटिकल में लेके जाते हैं, उसके एक्टिव्स को अलग करके लेके तो फिर वो दवाइयों में करते चला हैं, वो जाएगा। मेडिसिन में आ जाए, फिर वो ड्रैप के मैंडेट में आ जाए। तो आप उस तरफ गए भी नहीं है। आपने जी। इसके अलावा भी कोई प्रोडक्ट यूनिवर्सिटी में तैयार किया जो कि शुगर को मैनेज कर रहा है, या इवन हाइपरटेंशन को, चूंकि अब ये दोनों बड़े कॉमन इश्यूज हैं जी, जी। पाकिस्तान के? जी, यही जो प्रोडक्ट है ये शुगर के साथ साथ हाइपरटेंशन को भी एड्रेस करता है। अच्छा, यानी बहुत सारे लोग जिनको शुगर के साथ ब्लड प्रेशर का भी इशू था, तो जब उन्होंने शुरू की तो वो कहते जी कि हमें जो है ना ड्रोजीनेस शुरू हो गई है। तो जब पता किया तो उन्होंने बताया जी कि हम साथ साथ बीपी की भी जो मेडिसिन है वो ले रहे ओके। हैं। तो जब उनको ड्रॉप करवाया तो वो नॉर्मल हो गए। तो इसमें मतलब इसके अंदर भी ब्लड प्रेशर का है यानी मैनेजमेंट है। और जहाँ तक हमारे रिसर्च प्रोडक्ट की लाइन की या रेंज की ताल्लुक है तो उसमें इसके अलावा हमने पिकल्स पे किया है, फोर्टिफाइड पिकल्स हैं, इसी तरीके से केचप्स हैं, चीज़ बनाया है, उसके अलावा ब्रेड है, बिस्किट्स, चॉकलेट्स। नहीं ये नॉर्मल बिस्किट्स चॉकलेट्स हैं या इसका कोई फ़ायदा है हेल्थ पे? नहीं, इसके अंदर हमने उसकी फोर्टिफिकेशन की है। अच्छा। जो फाइटोकेमिकल है जो तो वो खाने से भी शुगर मैनेज रहती है? जी मैनेज हो जाती है। इंटरेस्टिंग। यानी चॉकलेट भी खाएं आप, कुकीज बिस्किट भी भी खाएं, खाएं सब कुछ खाएं। क्योंकि sugar रिफाइंड manage में। शुगर जो है ना, चीनी जो है असल मसला ये है। बेसिकली ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अगर आप इसके अलावा गुड़ पे या शक्कर पे चले जाते हैं तो दैट इज़ रिच सोर्स ऑफ सो मैनी मिनरल्स, सो मैनी अदर फाइटोकेमिकल्स, तो वो उसको मैनेज कर लेता है, सप्रेस कर देता है जो शुगर के इफेक्ट्स होते हैं। अभी तक कैसे कितने लोग हैं जिसने फ़ायदा उठाया है इससे, और जो आप तक बात पहुंची हो कि अच्छा हमने इस्तेमाल की या हम इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें फ़ायदा? प्लस ये क्या फिर ये जिस तरह हम कहते हैं ना कि अगर आपको डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है
तो लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस होती हैं, क्या फिर इसको भी लाइफ लॉन्ग ज़िंदगी में शामिल करना पड़ेगा कि बस इस्तेमाल करनी है अब ये टी? जी नहीं, पहला जो आपका क्वेश्चन है तो उसके हवाले से ये है कि तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो इसको यूज़ कर चुके हैं, जिसमें जो हमें फीडबैक मिला है तो मोर देन 90% जो है वो उनको इससे अफाका हुआ है। Okay. और जो 10% है उसके अंदर बेसिकली ऐसा था कि जो क्रोनिक पेशेंट हैं 70 अबव हैं और इंसुलिन डिपेंडेंट हैं, तो उनमें जो इफेक्ट है लेकिन स्लो है। अच्छा, यानी अगर आप ओरल मेडिकेशन पे हैं तो फिर ये ज़्यादा इफेक्टिव जी। है। अगर आप ऑलरेडी इंसुलिन पे चले गए तो पहले तो आप उसको ज़रा कंट्रोल करें, इंसुलिन रेजिस्टेंस पर काम करें, जी। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, और अगर आप इंसुलिन से वापस आ जाते हैं ओरल पे तो फिर शायद ज़्यादा इफेक्टिव ही हो जाएगी। जी जी। और अब फिर लाइफ लॉन्ग चलानी है? नहीं, ओके। मैंने पहले आपको बताया ना कि इसके साथ कंडीशन ये है कि अगर आप उसको प्रॉपर डाइट प्लान के साथ लेके चलते हैं और कार्ब्स को कंट्रोल करते हैं, जब वो कंट्रोल हो जाते हैं आपका छोड़ दें। तो उसके बाद बेशक आप इसको ये छोड़ दें, उसके बाद सारे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन आपकी वो तो अच्छा, वो नहीं थ्रू आउट रहेगी ना, तो वो कैसे छूटेगी, वही तो रखनी है, मतलब वो तो आपके इम्पोर्टेंट है। पेनक्रियास पे अगर इशू था तो वो उसको एड्रेस करेगा, ठीक उसको है। हील करेगा। और अगर आपका रेजिस्टेंस है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, उसको भी यानी करेगा, एड्रेस करेगा। लेकिन आपने ये करना है कि उस पर लोड नहीं करना। अपने लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, क्योंकि बेसिकली ये है डिसऑर्डर जो है लाइफस्टाइल बिल्कुल का। ऐसा बिल्कुल ग़िज़ाई ऐसे- बीमारी अच्छा, है। डॉक्टर साहब एक आखिरी सवाल ये भी कि कोई वेट लॉस में भी ये इनडायरेक्ट किसी तरीके से हेल्प करती है, बिकॉज लोग शायद ग्रीन टी जी नॉर्मली जी, कहते हैं ना हेल्प इसके Help लिए कर रही मैं होती है। खुद आपको अपनी एग्जांपल दूंगा। तो अभी जो छोटी थी तो इस दौरान ना मुझे ये बेल्स पाल से यानी लकवा हो गया, तो उसके बाद जब मैं डॉक्टर के पास गया तो उसने तकरीबन 7-8 किस्म की ना टैबलेट्स और मेडिकेशन वो पूरी लिस्ट मुझे थमा दी। तो वो 2-3 दिन जब मैंने इस्तेमाल की तो उससे बहुत सारे जो है ना यानी साइड इफ़ेक्ट्स उसके, यानी जो स्टमक का इशू है, उसके अलावा आपका यानी ड्राउजीनेस और बीपी की मैनेजमेंट, उसमें इशू आना शुरू हो गए। तो मैंने कहा जी कि मैं बाकी साहब को तो कर रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, वो सारी मेडिकेशन साइड पे करके तो अपना जो डाइट प्लान है वो एक चार्ट बना के उसके साथ सुबह शाम इसको ग्लूकोवाइब को ऐड कर लिया। तो तकरीबन 1.5 महीने के अंदर मेरा 10 kg वेट जो है वो रिड्यूस हुआ है। अच्छा, जी, 1.5 I महीने was- में? जी 82 kg, That's a lot. और दैट वेंट टू 72-73 kg। एक महीने के अंदर, 1.5 महीने, डेढ़ महीने 1.5 के महीने। अंदर आपने इस चाय का इस्तेमाल किया है सिर्फ, और आपका 1.5 महीने के जी। अंदर 10 किलो वजन कम जी हो जी। गया। ओके। Interesting. इसमें मैंने यानी जो गंदम थी, गंदम से बनी हुई हर चीज़, सही। चावल, चावल के प्रोडक्ट्स, वो बिल्कुल जो है ना वो कर दिए, ड्रॉप कर दिए। ओके, बाकी चीज़ें आपने ज़रूर खाई हैं, क्योंकि वाकई आपने दुरुस्त कहा कि इतनी नेमतें हैं हमारे पास कि हम सिर्फ और सिर्फ 2-3 नेमतों के साथ ज़्यादा कनेक्टेड हो गए हैं, चावल और गंदम के साथ। हालांकि बहुत सी और ऑल्टरनेट ऑप्शंस होती हैं, आप उसकी तरफ जाते हैं तो आपकी नेचुरली हेल्थ बेहतर हो जाती है। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। रिलेवेशन होप कि इसका वाकई फ़ायदा हुआ एट अ मैस लेवल, चूँकि डायबिटीज़ की जब हम बात करते हैं पाकिस्तान में वैसे ही इसकी प्रेवलेंस बहुत ज़्यादा है, हर साल नए केसेस में ऐड हो रहे हैं। सो अगर हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन नहीं की तो हम और नुकसान उठाएंगे। विद दैट लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन अगर हम एक चीज़ ऐड कर लें, ग्रीन टी अदरवाइज़ भी हेल्दी होती है, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स इन्होंने शामिल किए हैं वो मेथी दाने के भी हैं, वो कलौंजी के भी हैं, डिफरेंट और इसमें जो हमारे किचन में इस्तेमाल होती हैं, लेकिन उसको उन्होंने साइंटिफिकली टेस्ट करके इस्तेमाल किया है। सो हेल्दी है, वेट लॉस के लिए भी, हाइपरटेंशन के लिए भी। एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, रहिए साथ। ये है राइजिंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। राइजिंग पाकिस्तान में एक बार फिर कहते हैं खुश आमदीद, और आ चुके हैं हमारे पास मैसेजेस। कुछ मैसेज हम शेयर कर लेते हैं। जो आज हमने आगाज़ में सवाल किया था कि कौन सा सब्जेक्ट आपको लगता है मुश्किल। बिलाल ने हाफिजाबाद से, अच्छा आई गेस बिलाल ने हमें पहले भी मैसेज किए थे, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अस्सलाम वालेकुम, आपने सवाल पूछा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, तो मुझे मैथ्स मुश्किल लगता था। मैट्रिक में मेरी 2 दफ़ा सप्ली आई थी, बाकी सारे सब्जेक्ट क्लियर थे। इट्स सो हार्ड टू शेयर दिस, बट आपने शेयर किया। वे वैसे ग्लैड। बिलाल ठीक है, वीक मैं भी थी लेकिन पढ़ लेती थी, फेल नहीं हुई कभी। फेल होना कोई अच्छी बात नहीं है, आपको मेहनत करनी चाहिए। फेल जिस नहीं में आप हुए, weak हैं। सप्ली आई थी वो क्लियर कर लिया होगा इन्होंने। अलीना है मुल्तान से, लेट मी पुट इट दैट वे। वो कहती हैं केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि मुझे हमेशा से पसंद नहीं था, लेकिन मजबूरी ये थी कि साइंस रखी थी तो पढ़नी तो थी, और मेरी अब इसी में सप्ली आई है। अल्लाह, सारे यही कह रहे हैं। मेरे पास तुम भी पढ़ो कौन सा कुछ- मैसेज आया है। मेरे पास तो हाय हाय वाला मैसेज आया। उस्मान है हैदराबाद से, वो कह रहे हैं हाय आपी, आपके इस सवाल ने मुझे बहुत हौसला दिया है, क्योंकि कोई ये नहीं कहता कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हैं,
या आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद नहीं है, बल्कि सब यही कहते हैं कि तुम इस सब्जेक्ट में नालायक हो। अच्छा वैसे कितनी गहरी बात है शुएब, हम अक्सर यही कह रहे होते हो तुम इस सब्जेक्ट में नालायक हो, लेकिन हमें होता है कि किस सब्जेक्ट में वीक हो, क्या इंप्रूव करने की ज़रूरत है। तो ये चॉइस ऑफ वर्ड्स जो है वो बहुत मैटर कर रहे होते हैं। कहते हैं इसलिए तुम्हारे गंदे मार्क्स आते हैं। मुझे इंग्लिश ऐसे का सब्जेक्ट बहुत मुश्किल लगता है और नहीं पसंद, और बाकी तमाम मज़ामीन में A+ हैं। चलें ये देखें, अच्छी बात है कि एक आध जो सब्जेक्ट होता है आपको उसका जब पता होता है कि आप किस पे वीक है और आपको उसमें कितना काम करना है, और साथ में अपनी स्ट्रेंथ का भी पता है। एक वीकनेस है तो उसके साथ बहुत सारी स्ट्रेंथ्स भी हैं, तो दोनों को साथ लेके चलना और इसको खुद को एक्सेप्ट कराना भी बहुत बड़ी बात है। तो आप सब लोग जितना उन्होंने मैसेज किया है, काम करें जिस चीज़ में आप लोग वीक हैं। और आपकी स्ट्रेंथ क्या है? रोज़मर्रा मेरी स्ट्रेंथ तो पता नहीं। ओके, कुछ लोगों की स्ट्रेंथ वैसे घूमना फिरना भी होती है। आपके सब हाँ, वो वैसे लोग बड़े मतलब उनके अंदर बड़ा करेज होता है। मेरे को हाँ, बड़ी स्पेशली अच्छी अगर बात, हम स्पेशली सोलो ट्रैवलर जिनकी अगर हम बात, क्योंकि और आपने पिछले especially- दिनों क्या बोला था, पिछले दिनों शुएब से मैंने कहा कि इसने फलानी जगह जाते, उसने कहा मेरे से कुछ जाने वाला नहीं है, मैं चिट्टा क्या कट्ठा करूं? लेक। चिट्टा कट्ठा लेक, वही तो इसको सोचो कहा नाम कि मुश्किल है तो जाना कितना मुश्किल होगा। तो मैंने इनसे यही कहा कि मैंने कहा आप चाहते क्यों नहीं, आप चले जाएं खुद से। लाइक नो, मेरे साथ कोई जाने वाला नहीं है, तो मैंने कहा अकेले ट्रैवल करें, इसमें ऐसी क्या बात मुझे है। अकेले डर लगता है। लड़के होके मैं ये क्या बात हुई लड़के होके, मतलब होता है मेरा फेयर है, मैं नहीं अकेले ट्रैवल कर सकता। मैं बता रहा हूँ घर से मरकज अकेले नहीं नहीं जाता। वैसे देखिए मैं जेनेरिक क्वेश्चंस लिहाज से भी कर रही हूँ, क्योंकि अमूमन यही होता है ना कि लड़के तो अकेले चले जाते हैं, मसला कोई नहीं होता। लड़कियाँ कहाँ जमाना कैसे बदल गया जाओगे, और है, डर जमाना लगता बदल गया, लड़कियां अकेले जा रही हैं अब। है। तो ऐसे एग्जांपल हमारे पास है बिल्कुल। हमने एक दिन जिक्र भी किया था आपसे, बरीरा जो कि पहले भी आ चुकी है हमारे पास, सोलो ट्रैवल करती हैं, बाइक पे निकलती हैं, घूमते फिरते जहां दिल चाहता है ऑफ रोड भी चली जाती हैं। वो उनके लिए सड़क मैटर नहीं करती कि अच्छा कंक्रीट की सड़क है या नहीं है, निकल जाती हैं अकेले लाहौर से, और उसके बाद सारा ट्रैवल करके आ जाती हैं वापस। और आर्ट वर्क भी क्रिएट करती हैं साथ साथ शुएब। हाँ, वो भी करती हैं। तो बरीरा हमारे साथ मौजूद है। इस बार कहाँ से आई हैं? कैलाश से आई हैं। वाओ। वैसे उनके गेटअप से पता लग रहा है कहाँ से आई हैं। हमें वैसे बताना नहीं चाहिए, तो लोगों को कहना चाहिए था, गेस जरूर करें। सब बरीरा को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल? बेहतरीन। ये रंग बता रहे हैं कि आप कैलाश से आई हैं। बिल्कुल। सो कहाँ गई? बम्बुरेत गई, बरीर गई, रंबूर गई, या सारी वैलीज ही कवर कर ली? सारी वैलीज। ओह रियली? आई कैम्प्ड एवरीवेयर। वाओ। नॉर्मली होता है जो टूरिस्ट जाते हैं उससे बम्बुरेत जाते हैं। बम्बुरेत इज लाइक टूरिस्ट फ्रेंडली, थोड़ा ज्यादा है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर के पर्सपेक्टिव से। तो बरीर और रंबूर वो नहीं जा रहे होते, आप तीनों वैलीज में चली गई। मुझे तो रंबूर ज़्यादा अच्छा लगा था, उधर टूरिस्ट नहीं था। आई ऑलवेज फाइंड पीस। वाओ। सबसे चलें, इससे पहले कि हम बताएं कि कहाँ से शुरू किया, कहाँ कहाँ रुकी, कहाँ कहाँ थकी और कहाँ कहाँ कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या हुआ, ये बताएं कि तीनों वैलीज में रंबूर आपने का ज़्यादा अच्छा लगा। थोड़ा तीनों को डिफ्रेंशिएट करें कि कैलाश में यूँ तो बहुत खूबसूरत रंग है वहाँ के, लेकिन तीनों वैलीज में क्या चीज़ है जो उनको मुनफरिद करती है एक दूसरे से? सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि कैलाश देखने की नहीं, समझने की जगह है। वाह वाह। कैलाश का कल्चर है। मैं कैलाश 3 दिन रहने गई थी। आई स्पेंड 25 days देयर। वाओ। Within 2 days एक डेथ सेरेमनी हुई, and when I saw that I was like, oh my god, this is something out of the world। क्योंकि वो वाकई बहुत डिफरेंट है। आई वुड लाइक यू टू प्लीज एक्सप्लेन जो आपने देखा। मैंने देखा वो एक फ़ीमेल डेथ सेरेमनी थी, और उसमें जब सारी इर्द गिर्द एक दस्तरखान होता है, उसमें वो अपनी सारी एक कब्र नहीं सॉरी मैयत रखते हैं, उसके इर्द गिर्द सारी औरतें बैठती हैं, दे वाले हमिंग ऐसे करती हैं, और वो 24 घंटे उनका चलता है, रात पूरा दिन। और उसके बाद उनके बहुत सारे मिथ्स हैं, उनकी हर हैंड जेस्चर में उनकी बात है, हर बात में वो कुछ ना कुछ उनकी साइकोलॉजी, विजडम, उस जो वैली की बात है ना, हर बच्चे में विजडम है, कोई ना कोई आपको बात सिखा कर वो जाता है। और उसके बाद 3 दिन बाद एक मेल सेरेमनी हुई, डेथ सेरेमनी, और उस मेल डेथ सेरेमनी में ढोल बजा और इर्द गिर्द लोगों ने उसके रक्स किया। लेकिन वो खुशी की अलामत नहीं है। ये एक सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा मिथ फैलाई जा रही है, और वहाँ के लोग बहुत डिस्टर्ब हैं इस चीज़ से। Really? तो फिर क्या है? हमने भी यही सुना है कि वो डेथ को सेलिब्रेट करते हैं, डांस एंड एवरीथिंग। ओके। मैंने इस पे प्रॉपर व्लॉग्स वगैरह भी बनाया है। वहाँ के लोग मुझे वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे, क्योंकि वो कहते हैं हमारे पास लोग आते हैं और हमारे कल्चर के बारे में गलत बात बोलते हैं। Okay. उन्होंने कहा कि उनका जो एक डांस होता है उसके ये हैंड जेस्टर्स हैं, उसमें वो खुशी की बात है। एक उनका ये और ये है, ये मातम का है।
ओके तो दिस इज़ मातम। और जो ढोल है वो इसलिए बजाते हैं कि मर्द के लिए बजाते हैं कि वो हमारे सोसाइटी का मुहाफिज था, वो शहीद हुआ है, तो उस खुशी में। और सोग मनाते हैं वो इस तरह से और हमिंग करके। और इर्द गिर्द जो अगर आप देखें तो हाथ में कुछ झंडे भी होते हैं जिससे मर्द हजरात जो हैं वो ऐसे लहरा रहे होते हैं। वो आदमी की सारी पोजेशंस होती हैं जो उसने अपनी ज़िंदगी में यूज़ की। जैसे किसी ने तलवार, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा चरवाहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस तरह के असलाह वगैरह यूज़ करते हैं, तो वो जो भी उनकी पोजेशंस होती हैं वो अपने हाथ में उससे रक्स करते हैं। और वो सारा सोग का है। और जो ढोल है वो इसलिए कि जैसे कोई पैदा होता है तो वो ढोल बजाते हैं, तो वो जाते हुए भी अल्लाह की रज़ा में हम राज़ी हैं, मगर वो साथ में सोग और उनकी हमिंग चल रही होती अच्छा, है। और देखिए वाकई ये मिसकंसेप्शंस हैं सोशल मीडिया के पर्सपेक्टिव से देखा जाए। और देखिए वैसे भी ऑडियंस अगर देखे भी तो अपेरेंटली एक चीज़ जो नज़र आ रही होती है हम उसी तरह ही परसीव कर रहे होते हैं, बट इट्स गुड कि उसको एड्रेस करके उनके कल्चर को रिप्रेजेंट किया जाए। वो उनका कल्चर है और वो अपने लिहाज से हर एक का सोग का तरीका भी मुख्तलिफ होता है, और जाहिर है वहाँ के कस्टम ट्रेडिशंस वो उस इलाके के अपने होते हैं, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट दैट Yes. जो जिस तरीके से भी जिस चीज़ को भी परफॉर्म कर रहा है। अब अगेन वो डिफरेंस की बात करते हैं, तीनों वैलीज में डिफरेंशिएट किस तरीके से आप करती हैं? बम्बूरत में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है, यू कांट फाइंड अ लॉट ऑफ पीस देयर। और रंबूर में आप जब जाते हैं उधर आपको टूरिस्ट मिलेगा लेकिन फॉरेनर्स मिलेंगे। अच्छा। बीरीर में आपको कोई नहीं मिलेगा, दैट इज़ माई प्लेस। ओह, वहाँ पर तो आप कहीं, दैट इज़ लाइक मोस्ट ऑफ रोड, बहुत उसका कच्चा रास्ता है। कितना बहुत लंबा पत्थर रास्ता है उसका बम्बूरेट से? लंबा रास्ता है उसका, है तकरीबन 2 घंटे लगते हैं। अच्छा। रंबूर इज़ लाइक हाफ एन या आवर। रंबूर तो करीब है, Yeah. लेकिन जब बरीरा पहुंचती हैं, बरीरा पहुंची हैं बरीर, अब वहाँ पे और कोई है नहीं कैलाशी लोगों के अलावा, तो वहाँ पे उन आधे वेलकमिंग के अच्छा कोई बाहर से, बिकॉज और कोई नहीं आया? वहाँ पर जाते हैं लोग, ऐसा नहीं है अच्छा, नहीं ओके, जाते। बहुत कम जाते। बहुत इक्का दुक्का जिसने सोचा कि अच्छा यार वहाँ भी चक्कर लगा लेते हैं। ऑल्सो वहाँ पर एक आर्किटेक्चर इज़ वेरी प्योर, क्योंकि वहाँ पे कोई गया ही नहीं, वहाँ पे लोग अपने ही स्टाइल में रह रहे हैं। उधर आपको प्योर कल्चर कैलाश का नज़र आता है। अच्छा, बट देयर आर नो होटल्स, राइट? नो, इन बीरी देयर इज़ नो होटल। क्योंकि ज़ाहिर है वहाँ पे नॉर्मल टूरिस्ट जाते नहीं हैं, तो Yes. आपने कैंपिंग की, या इंटरेक्शन किया वहाँ पे, लोगों से गपशप हुई? आई स्टेड इन पीपल्स हाउस Oh. एवरीवेयर। मैं काउच सर्फिंग करती हूँ, एंड काउच सर्फिंग इज़ यू नो आप उनको रिक्वेस्ट करते हैं कि आई वांट टू स्टे एट योर होम, और वहाँ पर तो बहुत इन है ये कल्चर। अच्छा, अच्छा। काफ़ी ज़्यादा Foreigners भी रहते वेलकमिंग है हैं। काफ़ी फॉरेनर्स भी जाके, लेकिन सोलो मोस्टली, क्योंकि एक को एकोमोडेट करना आसान होता है ना। ओके। तो मैं तो वहाँ पे उनके फूड, कल्चर, So, डांस। ये इसको हम यूँ समझते हैं कि जब आप बरीर में आप रहीं, किसी के घर में रहीं, तो उनका सुबह से लेकर रात तक का क्या रूटीन क्या थी, ओवरऑल ज़रा बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा? स्पेशली खाने कितने मुनफरिद थे। मैं तो सबसे पहले तो आई वाज शॉक के सुबह सुबह औरतें उठती हैं, वो दरिया के किनारे जाती हैं, अपने बाल बनाती हैं। कितने बजे उठती हैं, थोड़ा टाइम क्या होता है? तकरीबन फजर टाइम आप कह लें। ओके। वो उठती हैं, दरिया किनारे जाके बाल बनाती हैं। घर में क्यों नहीं बनाती? क्योंकि उन्होंने वेट करके बाल गीले अच्छा। करके बनाना होता है, ओके। तो वो बाल पहले गीले करती हैं, उसको बना के उनकी कैप फिट आ जाए। वो ओके। चुटिया इधर से बनाती हैं आगे सही। की, Yes. ठीक है। और उसके बाद मर्द चले जाते हैं अपनी बकरियां लेकर, बिल्कुल ठीक और है। उसके बाद औरतें काश्त करने लग जाती हैं अपनी सारी। बिल्कुल, और आपने जो- फसलें काश्त करते औरतों को ही देखा है। जी बिल्कुल, वहाँ पर फीमेल डोमिनेंसी काफ़ी ज़्यादा वहाँ है। पर जाके तो लगता है कि सिर्फ औरतें ही काम कर रही वुमेन बिल्कुल। एम्पावरमेंट हमें नजर आती है हैं। ज़्यादा। नहीं, मर्द जरा काहिल नजर आते हैं वहाँ पे। एग्जैक्टली, इट्स ऑपोजिट। ओके। वहाँ पर सॉरी ज़्यादा टू से दिस, बट ये एक्चुअली वहाँ पे जाके फील औरतें होता ज़्यादा है, काम, वैसे बहुत औरतें ही सारे- काम कर रही होती हैं बहुत सभी। सारे इलाके वैसे हमने देखे हैं, आई डोंट वांट टू टेक नेम, बट वाकई ऐसा होता है कि मैंने ऐसे इलाके भी देखे हैं, खुद मैंने विटनेस किए हैं, जहाँ पर ख़वातीन सुबह उठती हैं फजर के टाइम, जो आप बता रही हैं, वो किचन में जाती हैं, और उसके बाद मैंने लिटरली देखा है कि वो रात को 8-9 बजे वापस मुसलसल चाहे वो नमाज की ब्रेक्स होती हैं जो वो सिर्फ ले रही होती है, क्योंकि वो फिर सिस्टम कुछ ऐसा होता है, कहीं पर जिरगा सिस्टम है, कहीं पर ऐसा सिस्टम है कि इतने मेहमानों कि चाय की देगची तो उतरती नहीं है। और वाकई ये बहुत सारे इलाकों में हमने देखा है कि ख़वातीन पर बहुत ज़्यादा बोझ डाला जा रहा होता है घर के कामों के लिहाज से। अच्छा, लेकिन फिर वहाँ पे तो घर के अलावा बाहर के भी काम वही करती हैं। वहाँ पर आप कह सकते हैं कि एक हेड ऑफ द फैमिली फीमेल ही है। वहाँ पर फीमेल की चलती है ज़्यादा, वही काम कर रही है, कमा के भी ज़्यादा वही लेकर आ रही है।
मतलब क्योंकि वहाँ पे Yeah, this is कमाना क्या true. है, खाना है ना, सही। खाना है, तो वो काश्त करना, बकरियां लेके जाना, ज्यादा वही कर रहे होते हैं। सही। मैं वहाँ गया, मैंने जब देखा ना कि जो मर्द हज़रात हैं वो बस तौलियों में शक्ल में बैठे हैं, गपशप चल रही है, और मैं देख रहा हूँ खेत में खातून काम कर रही है, घर के बाहर भी। आपने कुछ कहा शानी? नहीं, मैंने नहीं कहा। ओके मैंने कहा मैं यहाँ रहता क्यों नहीं हूँ। ओके आप तो खुश हो गए होंगे देख के कि आपके जेंडर, आपका जो जेंडर है वो सुकून कर रहा है कहीं तो। नहीं मतलब वो जिस तरह वहाँ पे हैंडीक्राफ्ट से बाकी बहुत सी चीज़ें, इवन बाजार जब मैं वहाँ पर गया तो दुकानों पे मोस्टली खवातीन। Yes. रियली? यस, दुकान- दुकानें खवातीन चला रही हैं। Yes. और सामान भी सौदा भी खवातीन लेके आ रही हैं? हाँ। Yes. ओके रहो ना तुम वहाँ पे, तुम्हें लग पता तो चले। जेंडर तो इक्वालिटी काम की करना मेरा ख्याल है पड़ेगा। वहाँ पे मर्दों को जरूर आवाज उठाने की जरूरत है। वो रेस्टोरेंट्स कह रहे में हैं हमें आपको काम बस- ही नहीं मिल रहा, खवातीन ने सारा कुछ कैप्चर किया है वहाँ तो पे। सारा काम घर का वो देख रही होती हैं, खाना वगैरह वो भी वही वही पका कर रही रही होती होती हैं। हाँ, वही। बाहर के भी मेहमान वगैरह मर्द के होते हैं। नहीं तो वो मेहमान के गप्पे लगाने के लिए मेहमान वो ऑब्वियसली अच्छा एक मिनट, अब मर्द बात भी ना करे वहाँ पे, गप भी ना लगाए, ये तो काम नहीं कर रहा नहीं, ये बेचारा, भी ना करे ऊपर ना, से क्या बात है, भी ना थक- करे, किसी से मिले भी ना। नहीं वाह तो भाई थक वाह। जाएगा, ये भी क्यों कर रहा है इतने, ऐसे थक जाएगा, ऐसे थका रहे हो, ये क्या बात वो है? एक्चुअली फ्री रह के ये थक भी- गया, वो कम थकना चाहता है। रेस्टोरेंट्स पे अब मेल काफी नजर आते हाँ, हैं। अब थोड़ा सा आहिस्ता Restaurants आहिस्ता अब चेंज आहिस्ता हुआ है, आहिस्ता दैट्स हुआ ट्रू। change। आबादी के लिहाज से बम्बुरे तो अच्छे खासा वहाँ पे हमें नजर आती है, लेकिन बरीर में क्या था? आपको पता होगा कन्वर्जन्स बहुत ज़्यादा बहुत हुई हैं ज़्यादा हुई उधर, वहाँ पर तकरीबन 25% ही कैलाशी रह गए हैं। तो बम्बुरत में ज़्यादा है, बिरीर में आई थिंक 15 to 16 घर हैं कैलाशियों के, और रंबूर में भी कुछ इसी तरह है। ज़्यादा हर जगह मुस्लिम्स ही हैं, लेकिन बम्बुरत में कैलाशियों की ज़्यादा तादाद अब है। बम्बुरेत में हमें नजर आते हैं। बिल्कुल ठीक है, आप थोड़ा सा आ जाते हैं सफ़र। लाहौर से आगाज़ किया, जी, पहली ब्रेक कहाँ लगाई? सवात व्हाट? सवात लाहौर से सवात। सवात फिर ओके, मतलब ओके ठीक है, उसके बाद सवात में 1-2 दिन रुकी थी। Okay. उसके बाद फिर सवात से मुझे सबने कहा था कि उतरोड़ और बदगोई ना जाओ। उतरोड़ एंड बड़ागोई पास। उतरोड़ इज अ ब्यूटीफुल विलेज एंड बड़ागोई पास इज लाइक हेवन। और वहाँ आप गुजरी हैं वहाँ से? वाओ like- वाओ। Please, tell her. सो अब मैं बताता हूँ आपको। ये मुझे बहुत बताने की कोशिश कर रहे होते हैं बहुत सारी जगहों की, बट पर ये ऑब्वियसली फिर भी कहते मैं नहीं जा रही। अच्छा अच्छा, जो उतरोड़ की बात हम करें, 3 साल पहले जो फ्लड्स आए उसकी वजह से रास्ता ख़राब हुआ था, आना जाना ज़रा मुश्किल हो गया था, बट उतरोड़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज आई हैव एवर सीन। वहाँ के घर, वहाँ की मसाजिद, जो ओवरऑल वाइब है उसकी, वो सड़क के दोनों तरफ थोड़े से फासले पे घरों का होना, और कलरफुल मॉस्क्स, यानी हर मस्जिद इतनी खूबसूरत, इतनी ज़्यादा मसाजिद है वहाँ पर, इतनी खूबसूरत मसाजिद है वहाँ पर कि वो वाकई जन्नत का टुकड़ा लगता है आपको उतरोड़। लेकिन एक चीज़ जो कि वहाँ पे थोड़ी सी मैं उसको हाईलाइट करूँगा वो ये है कि वहाँ के लोग इतने फ्रेंडली नहीं हैं। वो टूरिज़्म के साथ या टूरिस्ट के साथ इतने फ्रेंडली नहीं है। शायद उनके अपने कुछ कंसर्न्स होंगे फॉर शायद वो श्योर। जगह बची हुई भी इसलिए होगी। अच्छा, क्योंकि वहाँ जहाँ पे आप टूरिज्म होता है, आप टूरिस्ट जाते हैं वहीं पर, Definitely. वहाँ का कल्चर भी खराब होते हैं, हमने देखा है एट द सेम that's टाइम true. वहाँ पे। और ये टूरिस्ट का कसूर होता है, इसमें ऐसा नहीं कि हमें टूरिज्म को प्रमोट नहीं करना चाहिए, हमें ज़रूर प्रमोट करना चाहिए, बट टूरिस्ट को बहुत ज़्यादा ख्याल करें। जैसे आप कैलाश की बात करी है कि ऑब्वियसली वहाँ पर भी वाकई हमने वीडियोस कुछ इस तरह की देखी Yes. पर्सनली। Yeah. ये मेरे भी जो अच्छी खासी मिसकंसेप्शंस मेरी भी आज ही दूर हुई हैं जब आपने मुझे बताया, बट ऑब्वियसली उसको गलत तरीके से पोर्ट्रे भी किया जाए, तो प्रॉब्ली रिलक्टेंट होते हैं लोग उन इलाकों के और कि इसीलिए उतरोड़ में आई डोंट नो आपका एक्सपीरियंस क्या था, हमारा तो ये था कि वहाँ पे आप कैमरा नहीं निकाल सकते, वहाँ पे लोग आपको वीडियो नहीं बनाने Really? देंगे। यस, व्हाट्स वाज योर अच्छा। एक्सपीरियंस? पहले तो उसका रास्ता, यस, और ऊपर से आई वॉज अलोन इन बाइक एज यूजुअल। एज यूजुअल। तो वो बाइक पर वो रास्ता करना, मुझे नीचे से बहुत सबने कह मुश्किल दिया है। था कि आप यहाँ पर नहीं, उतरोड़ वाला हो गया तो कुमराट जाना, फिर ज़ाहिर है वो आप बड़गोई बदगोई से है, होते हुए कुमराट जाने ना। कुमराट जाना है। और वो सबने मुझे कहा था कि नहीं होगा, तो मैंने अपने दोस्त को कॉल की, यासिर को, और उसको मैंने पूछा कि एक रास्ता कैसा है, और उसने मुझे कहा कि नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, तुम चले जाओ। वो मुझे सिर्फ कह रहा था कि जाए करे। ओके आई वॉज हैप्पी कि मैंने ये कर लिया है। ओके। तो मैंने उसको रास्ते में मैं रोई धोई, गिरी भी, फिर मैं उठी, तो मेरे दिमाग में यही था कि यार मैं आखिर ये होगा कि मैं मर जाऊंगी, अल्लाह अकबर। विच इज़ क्या- लाइक कैसा रास्ता था? क्या एटर्नल, था? होना है, लेकिन अगर मैं गिरी तो मैं उठूंगी, अगर मैंने किसी की हेल्प चाहिए हुई तो मैं हेल्प ले लूंगी। उस पे सिर्फ पत्थर पड़े पथरीला हुए हैं। रास्ता है ना, It's उस पे आप total- यूं नहीं जा, उस पे आप यूं और आप जाते हैं। कंटिन्यूसली ये जा रहे हो, और
बिल्कुल पत्थर हैं और Yes. वो सिर्फ एक जीप ट्रैक है, Yes. वहाँ पे बाइक्स नहीं जाती और जाती हैं तो ट्रेल्स और इस तरह की। मैं तो बड़गोई ऊपर पे से कैसा चढ़- मौसम था? बदगोई जब मैं ऊपर चली हूँ तो सामने बादल आए हैं मेरे उफ। साथ, तो इट वाज लाइक कि ओ पैसे वसूल और वो हो बिल्कुल गए। एक हाइट पे है जहाँ पे आपको बाकी आसपास सारी माउंटेन्स नीचे नजर आती हैं, वो Yeah. बिल्कुल एक टॉप पे एक बाकी उसका पूरी spot है। मेहनत आपकी जो थी Yeah. throughout वो वसूल हो गई, आपको सुकून आया। बड़गोई वाज द टफेस्ट पार्ट इन दैट, बदगोई से उतरना उतरना। क्योंकि सामान भी Yes. बाइक भी स्लिप हो रही है और वो जो उतरना था उसमें तो मैंने बहुत सारे बीच में लोग पकड़ना मेरी बाइक पीछे से मेरी बाइक थोड़ी सी करना, ऐसे कर दे वैसे कर दे। लोग सपोर्टिव मिले लेकिन वो सपोर्टिव थे और लोग मुझे कह रहे थे कि आप किस तरह से कर रही हैं, ये तो रास्ता फ्लड आया हुआ है Yes. और यहाँ पे सिर्फ लोकल्स जा रहे हैं और वो भी सोच रहे हैं कि हम जाएं ना जाएं और आप किस तरह से 70 पर जा रही आई हैं। थिंक कुमराट से निकलना भी बड़ा टफ है, कुमराट से निकलने का रास्ता भी बहुत ही खराब रास्ता है। मैं अभी आपको ये कहने लगी थी कि उतरो तो उतरो, बदगोई तो बदगोई, जो थल है यस, कुमराट टू थल, यस। थल जो ले लेती है ना आपकी जान, No वो doubt. कोई चीज नहीं और है बाइक पे तो उफ गॉड। बाइक हो Extra जीप ही। हो मेरा ख्याल है बस आप लेकिन बाइक और जीप में बड़ा फर्क है मेरे भाई। आपने कुमराट जीप पे जाके सफर करके देखा नहीं है ना? ओके मैं अब ब्रेक में बताऊंगा आपको कि ओके हमने मेरा ये ख्याल है किया था। इनकी भी एक स्टोरी है, लेकिन हमारे पास वक्त बड़ा हाँ, क्विकली बस मुश्किल पूछ है ले अभी। कुमराट टू थल एंड देन फिर जब पहुंच गई, दैट्स द लास्ट क्वेश्चन जी, जब पहुंच गई कैलाश, तो व्हाट वाज द मोमेंट, जब मैं एक्साइटमेंट? कुमराट में मैंने 6-7 दिन गुजारे थे और उसके बाद फिर मैं गई चित्राल Okay. और उसके बाद कैलाश में मैं 2-3 दिन गुजारने गई थी और मेरा 25 दिन गुजार के आई हैं। चित्राल का प्लान था, लेकिन मैं कैलाश में इसलिए इतने दिन गुजार के क्योंकि उनका कल्चर मैं देखना चाह रही थी। बहुत सारी मिथ्स हैं जो वो परेशान भी थे और मुझे बता रहे थे बार बार आके और मेरे साथ वीडियोस बना रहे थे कि हम बताएंगे, आप खुद कुछ ना बोले, हम आपको बताएंगे क्योंकि आप गलत इंटरप्रेट करते हैं सोशल ओके मीडिया पे। तो वो सब कुछ देखने के लिए आप बरीरा के सोशल मीडिया हैंडल्स पे Definitely. जाएं ताकि वहां पर आपको उनकी व्लॉग्स नजर आए कि बरीरा ने वहां पे क्या कुछ देखा, और किस इससे तरह से ज्यादा लोगों ने- एडवेंचर्स आपको वहाँ पे दिख रहे होते हैं और वो Absolutely. कभी कभी आपको डर भी लग जाता है, बट फिर आपको एक खुशी महसूस होती है कि चलें सोलो ट्रैवलिंग वो कितनी ज़रूरी भी होती है। एट द सेम टाइम हमारी लड़कियां कैसे आगे जा रही हैं भाई, मैं बार बार इस बात पे फोकस करती हूँ और मैं हमेशा इस पे फोकस करती रहूँगी कि हमारी लड़कियां बहुत आगे जा रही हैं और वो सोलो ट्रैवलिंग भी करें, बट ऑब्वियसली प्रिकॉशन, सेफ्टी, वो आप मर्द हो औरत हो, वो बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि रास्ते ऑलरेडी देखना है एंड देन सेफ्टी मेजर्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट। बढ़िया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस Thank you टुडे। so much. बड़ा मज़ा आया आपके साथ, तो गपशप इतनी बातें हो रही होती हैं कि वक्त का पता ही नहीं चलता और अभी भी बहुत सारी बातें जो हम ब्रेक में करेंगे। रंगीन बातें। बहुत शुक्रिया। आपसे लेंगे इजाजत, दोबारा मुलाकात कल करेंगे। अल्लाह हाफिज।